तो नमस्कार दोस्तों। तो कैसे हैं आप सब? आई होप, आशा करते हैं कि आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे और आपकी तैयारी बहुत अच्छी लेवल की हो गई होगी। थोड़ा आवाज़ दब गया है क्योंकि ठंड है, थोड़ा सर्दी पकड़ लिया है। ठीक है, तो उतना माइंड नहीं करें। ठीक है, मैं अपना बेस्ट देने का कोशिश करूंगा। ओके, तो चलिए, आज मैं आप लोग देख रहा हूँ कि आज जो आपको आज से आपका डीडीए जेई का जो पेपर है, ठीक है, उसके रिगार्डिंग आज से हम लोग कंटिन्यू स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, आज डे फर्स्ट है जिसमें आपका 100 क्वेश्चन रहेंगे। ठीक है, ठीक है, मोस्ट एक्सपेक्टेड क्वेश्चन। एग्जाम से पहले जितने भी मेरे ऑडियंस हैं और जितने नए ऑडियंस हैं, सारा लोग देख लें। ठीक है, क्योंकि एग्जाम में आपको बहुत इस टॉपिक से आपको हेल्प मिलने वाला है। ठीक है, और दूसरी बात मैं ये आपको बोलना चाह रहा हूँ कि देख रहे हैं कि एसएससी जेईई में जो लास्ट डे में जो हुआ है, थोड़ा जो पेपर स्कैम का जो लग रहा है वो सही है। ठीक है, इसके लिए मैं एक आपको लिए एक सेपरेट वीडियो बना दूंगा। ठीक है, कि अब क्या एक्शन लेना चाहिए। ठीक है, क्योंकि देखिए क्या होता है ना कि किसी का लाइफ का सवाल है। इतना साल किसी का फर्स्ट अटैम्प्ट होगा, किसी का फोर्थ अटैम्प्ट होगा, किसी का ना जाने कितना अटैम्प्ट होगा। तो ये सारे को ध्यान में रखते हुए सबको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, अगर आगे अभी नहीं आते हैं तो समझ आइए कि पेपर में आपको इस तरह का देखने को मिलता रहेगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको आगे आना पड़ेगा। ठीक है, इसके बारे में देखिए, ये जो है ना, ये टॉपिक थोड़ा सा अलग है। तो इस टॉपिक से रिलेटेड हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात कर लेंगे। ठीक है, आज जो हम लोग का है कि आज हम लोग क्या करने वाले हैं। आज हम लोग आपका डीडीए जेई का मतलब एक्सपेक्टेड क्वेश्चन, डीडीए जेई का जो पेपर में पूछेगा उसी के बेस पे हम लोग आज क्वेश्चन करने वाले हैं। ठीक है, तो चलिए बिना देरी के हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं। ठीक है, थोड़ा आवाज़ दबा हुआ लगता होगा, सर्दी पकड़ लिया है। ठीक है, क्योंकि देख रहे हैं थोड़ा ठंड ज़्यादा ही है। ठीक है, तो चलिए, कोई दिक्कत नहीं है, सारा मैनेज हो जाएगा। ठीक है, और तो अगर चैनल पर नए होंगे तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें अपने फ्रेंड सर्कल के साथ जो भी इस बार डीडीए जेई देने वाले हैं। ठीक है, और नहीं भी देने वाला उसके बाद भी देखें, क्योंकि अगर हमको तो पता है ना कि अगर आप जेईएन कैंडिडेट है तब जरूर आप कहीं ना कहीं का फॉर्म भरिएगा, आरआरबी भरिएगा पक्का, आप भर भी दिए होंगे। ठीक है, आरआरबी भरिएगा, फिर आपका यूपी लेक्चरर का आएगा वो भी भरिएगा। तो देखिए, ये ज़्यादा जितने भी सेट्स हैं, सारे सेट्स बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करेंगे। ठीक है, तो देखना ना भूलें। ठीक है, तो चलिए मैं आज का क्लास स्टार्ट कर रहा हूँ। ठीक है, देखिए आज का जो फर्स्ट क्वेश्चन है, क्वेश्चन क्या है, हम लोग थोड़ा सा पेन को चेंज कर लेते हैं। पेन आपका ये चलेगा? हाँ ठीक है, ब्लू पेन ले लिया मैं। ठीक है, सर्दी आ रहा है यार। देखिए फर्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फॉलोइंग इज ए नॉट करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। बताइए, आप लोग आंसर बताइए कि इसका क्या होगा। देखिए क्या पूछ रहा है ना कि नोट पूछ रहा है, कौन करेक्ट नहीं है स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप के लिए। तब पहले हम लोग समझेंगे कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप होता क्या है। क्या कि जब हम लोग ये पॉइंट समझ जाएंगे ना, ये कॉन्सेप्ट समझ जाएंगे इसका कि स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप होता क्या है, तो हम लोग इसका आंसर अपने आप कर लेंगे। ठीक है, तब मैं थोड़ा सा आपको मैं समझाने की कोशिश कर रहा हूँ। देखिए अगर कहीं भी मिलनी, देखिए ये जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप आपको कहाँ देखने को मिलेगा पता है? ये सारे जो स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है, ये सारे आपको जम्मू कश्मीर एरिया साइड, जम्मू कश्मीर एरिया हो गया, चाहे आपका क्या बोलते हैं तमिलनाडु साइड हो गया, उधर सारे वाले जो रीजन है वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। अब बोलिएगा कैसे? देखिए आप लोग देखोगे कि कहीं पे आपका लैंड स्लाइडिंग हो गया, तो लैंड स्लाइडिंग क्या है? आपका स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप है। ठीक है, वहाँ पर प्रॉपर उस जो लैंड स्लाइडिंग हुआ, अगर हम लोग जो लैंड है उसको हम लोग पूरी तरह से हम लोग अगर उसको हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर देते हैं तो वो लैंड स्लाइडिंग नहीं करेगा। ठीक है, लेकिन एक तरीका से। लेकिन आप लोग बहुत सारे देखोगे कि कहीं कहीं लैंड स्लाइडिंग हो गया, बहुत सारी, ये बहुत मतलब कॉमन रीजन है कि आपको ये देखने को मिला ही होगा। मैं आपको फोटो में दिखाने की कोशिश करता हूँ। देखिए मैं आपका फोटो लगा दिया हूँ, ये देखिए, ये क्या है? ये फोटो आप लोग देख रहे होंगे कि यहाँ पे आपका आपका रोड है, इधर से व्हीकल जा रही आ रही है, और यहाँ से देखिए लैंड स्लाइडिंग हो गया। ये क्या हुआ? लैंड स्लाइड हो गया। तो इसका मतलब क्या हुआ कि यहाँ जो आपका जो लैंड स्लाइड हुआ है, यहाँ पे कोई भी तरह का किसी भी प्रकार का यहाँ पर लैंड को मतलब ये स्लोपिंग को स्टेबलाइज नहीं किया गया है।
स्टेबिलिटी प्रोवाइड नहीं किया गया है, जिसके कारण लैंड स्लाइडिंग हो गया। ठीक है, ये देख रहे हैं ना, ये आपका लैंड स्लाइडिंग का कारण है। ठीक है, मतलब लैंड स्लाइडिंग हुआ है, ये स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप का नहीं, ये स्टेबिलिटी का फेल्यूर है। इसके बाद एक और आपको एग्जाम दिखाने की कोशिश करता हूँ, एग्जाम्पल। ये देखिए, ये क्या है, ये पूरी तरह से हम लोग ये इसको हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिए हैं। ठीक है, ये जो लैंड है ये स्लोपिंग है, इसको हम लोग स्टेबिलिटी प्रोवाइड कर दिए हैं, तो ये अब यहाँ से लैंड स्लाइड नहीं कर पाएगा, क्योंकि इसमें हम लोग अलग अलग मेथड से, जो हम लोग अभी मेथड देखेंगे कि कौन कौन सा मेथड होता है, हम लोग मेथड से क्या किए हैं, इसको हम लोग स्टेबलाइज कर दिए हैं, मतलब इंप्रूव, इसका स्टेबिलिटी को हम लोग इंप्रूव कर दिए हैं, ताकि ये जो आप लैंड स्लाइड, ये जो लैंड है ये स्लोपिंग है, ये स्लोप अब लैंड स्लाइड नहीं करेगा। ठीक है, तो देख रहे हैं ना किस टाइप से किया गया है। इसको हम इसके मेथड्स के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं। ठीक है, और वहीं में पूछा गया कि कौन कारण नहीं है इंप्रूव, मतलब स्टेबिलिटी को इंप्रूव करने के लिए कौन सा कारण नहीं है, मतलब गलत पूछ रहा है। ठीक है, तो चलिए हम लोग बात करते हैं। एक और आपको एग्जाम्पल शायद है क्या, हाँ देखिए, ये आपका प्रोसेस है। ठीक है, देख रहे हैं ना, देखिए कॉन्क्रीटिंग कर रहा है, कॉन्क्रीटिंग कर रहा है ना। ये सारा जो आपको मैं फोटो दिखाने का कोशिश कर रहा हूँ कि ये सारा कि आपका स्लोपिंग को स्टेबलाइज करने के लिए, ठीक है, इंप्रूव करने के लिए, उसका स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए। ठीक है, इसलिए हम लोग क्या करते हैं, स्लोपिंग को इंप्रूव करते हैं, उसका स्ट्रेंथ को इंप्रूव करते हैं, ताकि वो लैंड स्लाइड ना हो। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। क्वेश्चन हम लोग का क्या था, क्वेश्चन हम लोग का था, हाँ देखिए क्वेश्चन क्या था कि विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए करेक्ट स्टेटमेंट फॉर द मेथड ऑफ इम्प्रूविंग स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ठीक है, तो देखिए पहली बात कि इसका करीब 4 से 5 मेथड होता है। ठीक है, जो कि हम लोग क्या करते हैं, स्टेबिलिटी उसका स्ट्रेंथ को इम्प्रूव करते हैं, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को, स्ट्रेंथ का उसको इम्प्रूव करते हैं। फर्स्ट क्या हो गया आपका कंसोलिडेशन, ये आपका, ये भी आपका इसका मेथड है। ठीक है, ये देखिए मेथड पूछ रहा है ना, मेथड इंप्रूविंग ऑफ स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, ये आपका भी मेथड है। क्या है कि कंसोलिडेशन बाय ए सरचार्जिंग हेल्प इन इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप इन कोहेसिव सॉइल। ये सही बोल रहा है, ये स्टेटमेंट सही है कि जब हम लोग कंसोलिडेशन में क्या करते हैं, अगर हम लोग कंसोलिडेशन में अगर पूरी तरह से अगर वाटर निकालने का हम लोग प्रोसेस, अगर मतलब एक निकास दे देते हैं, मतलब पूरी तरह समझिए कि अगर कोई स्लोपिंग है, अगर वहाँ पे पानी जम जा रहा है, ठीक है, पानी रुक जा रहा है तो क्या करेगा कि पानी जो रुक जा रहा है, मतलब वहाँ पे उस एरिया को खराब कर देगा। ठीक है, तो वहाँ पर हम लोग क्या करते हैं, हम लोग मतलब एक टाइप में हम लोग वहाँ पर कुछ एडिशनल प्रोवाइड कर देते हैं, किसी तरह का हम लोग स्लोपिंग प्रोवाइड कर देते हैं, ताकि वहाँ से पानी आराम से बाहर निकल जाए, जिसके कारण वहाँ का जो स्लोप है, वहाँ का जो एरिया है वो एरिया खराब ना करे। ये सही बोल रहा है कि कंसोलिडेशन ऑफ सरचार्जिंग हेल्प इंक्रीज इन द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ठीक है, अगर हम लोग सरचार्जिंग यहाँ प्रोवाइड कर रहे हैं, इसीलिए क्या कर रहा है, सरचार्जिंग क्या कर रहा है, इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप, स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को इंक्रीज कर दे रहा है। ये आपका सही है स्टेटमेंट। सेकंड देखते हैं क्या है कि ड्रेनेज हेल्प इन रिड्यूसिंग द सीपेज फोर्सेस एंड हैंड्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी स्लोप। देखिए ड्रेनेज, अगर हम लोग पानी का पूरी तरह से हम लोग व्यवस्था कर देते हैं एक एम्बैंकमेंट में, अगर कोई एम्बैंकमेंट बनाया है, ठीक है, कोई रोड बनाया है, और रोड के दोनों साइड हम लोग पानी जो रोड पे आ रहा है उसको निकलने का हम लोग पूरी तरह से हम लोग व्यवस्था, मतलब पूरी तरह से हम लोग अच्छा से ध्यान में रखते हुए, कंसीडर करते हुए हम लोग रोड को डिजाइन किए हैं, तो अब तो सही है। अगर आप रोड को बनाए हैं और उसको ड्रेनेज का फैसिलिटीज को आप लोग प्रोवाइड नहीं किए हैं, ठीक है, तो क्या होगा, रोड खराब हो जाएगा। लेकिन यहाँ क्या बोल रहा है कि ड्रेनेज हेल्प्स रिड्यूस द सीपेज फॉर हैंड्स इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये सही बोल रहा है, ये हेल्प कर रहा है। ठीक है, तो ये भी स्टेटमेंट आपका सही है, दोनों स्टेटमेंट सही। लेकिन क्या पूछ रहा है, हमको नोट पूछ रहा है, ठीक है, कौन गलत है। देखते हैं नेक्स्ट क्या है कि स्लोप फ्लैटनिंग इनहेंस द वेट ऑफ सॉइल, वेट ऑफ मास टेंडिंग टू स्लाइड, दस स्टेबिलिटी इंप्रूव। ये गलत बोल रहा है। देखिए अगर मेरा कोई स्लोप अगर फ्लैट में है, अगर मेरा कोई लैंड है या फिर कोई स्लोपिंग है, अगर मेरा फ्लैट है, तो वहाँ पे क्या होगा, वहाँ पे आपका क्या बोलते हैं, मतलब स्लाइड करने का चांसेस ज़्यादा रहेगा। ठीक है, जो मेरा एम्बैंकमेंट है, अगर मेरा फ्लैट है, तो क्या होगा कि स्लाइडिंग करने का चांसेस ज़्यादा है। ठीक है, ये ऑप्शन गलत बोल रहा है। ठीक है, ये देखिए नेक्स्ट क्या है, नेक्स्ट क्या, स्टेबिलेशन ऑफ सॉइल हेल्प इंक्रीज द स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप। ये आपका सही बोल रहा है।
अगर हम लोग सॉइल को, अगर हम लोग मतलब क्या बोलते हैं स्टेबिलिटी ऑफ स्लोप को, अगर स्लोप है, अगर वहाँ उस स्लोप को हम लोग स्टेबलाइज कर दें, ठीक है, अलग अलग मेथड से उसको स्टेबलाइज कर दें, जो कि आपको मैं फोटो दिखाया था, स्टेबलाइज कर देते हैं, तो इसका मतलब क्या होगा कि वहाँ का जो उसका जो स्टेबिलिटी है, स्टेबिलिटी इंक्रीज कर गया, तो वहाँ पे क्या होगा कि किसी भी तरह का फेलियर आपको देखने को नहीं मिलेगा, जो कि मैं आपको पहले इमेज दिखाने का कोशिश किया था, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, जो कि नोट पूछ रहा है, तो ये ऑप्शन आपका, ये ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है, मतलब ये ऑप्शन गलत है, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। ये तो आपका इमेज में तो दिखाई दिया था, ठीक है, इमेज से समझ जाइए, कि इमेज क्या बोल रहा है, आपको तुरंत समझ में आ जाएगा, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है कि द गिववे, बताइए गिववे के जो गिववे ट्रैफिक साइन यूज फॉर द कंट्रोल ऑफ ट्रैफिक इन ए शेप ऑफ, बताइए इसका शेप क्या होता है, गिववे का शेप कैसा होता है जी, बताइए गिववे का शेप कैसा होता है। गिववे का शेप ट्रेंगुलर होता है, आप लोग देखोगे, ये नहीं देखें जी, इस टाइप में कैसे नहीं देखेंगे, देखोगे इसको आप लोग, थोड़ा सा मतलब गलत बन गया, इस टाइप में जाएगा, ठीक है, ये आपका गिववे है, ठीक है। इसके बाद बताइए क्या स्टॉप का साइन कैसा होता है, स्टॉप आपका ऑक्टागोनल होता है, कहाँ गया, ये देखिए, ये आपका स्टॉप का साइन के बारे में बोल रहा है, स्टेप जो कि ऑक्टागोनल होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। द बेंडिंग स्ट्रेस ऑफ ए बीम सेक्शन इज जीरो, बताइए अगर मेरा कोई बीम है, मेरा कोई रेक्टेंगुलर बीम है, अब बोल रहा है कि बेंडिंग स्ट्रेस जीरो कहाँ हो रहा है, बेंडिंग स्ट्रेस जीरो कहाँ हो रहा है, यह मैक्सिमम होगा, ठीक है, ये आपका मैक्सिमम शियर स्ट्रेस है, लेकिन बेंडिंग मेरा यहाँ पे जीरो होता है, याद रखिएगा। ओ सॉरी नहीं नहीं नहीं, एक मिनट, वहाँ पे नहीं होता, एक मिनट मैं आपको बताने की कोशिश कर रहा हूँ। आप लोग जानते हैं कि आपका यहाँ पर न्यूट्रल एक्सिस होता है, अरे यार क्या हो गया, ये आपका न्यूट्रल एक्सिस है ना, न्यूट्रल एक्सिस में एलवे जो आपका बेंडिंग स्ट्रेस होता है, बेंडिंग स्ट्रेस जो यहाँ पर आएगा वो एलवे जीरो होता है, मतलब न्यूट्रल एक्सिस मतलब सेंट्रॉइड ऑफ दिस सेक्शन, इस सेक्शन में क्या होगा आपका बेंडिंग स्ट्रेस एलवेज जीरो होगा, ठीक है। आपका जो ये पोर्शन है, मतलब टॉपर बॉटम वाला पोर्शन है, यहाँ पर आपका क्या मैक्सिमम होता है, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द soil moisture content of a given soil up to its field capacity is called, बताइए क्या, उसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर बोलते हैं, इक्विवेलेंट मॉइस्चर बोलते हैं, या फिर आपका पेलिकुलर वाटर बोलते हैं, या फिर सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी बोलते हैं, बताइए इसको क्या बोलते हैं। द डेप्थ ऑफ वाटर रिक्वायर्ड टू ब्रिंग द सॉइल मॉइस्चर कंटेंट ऑफ ए गिवन सॉइल अप टू इट्स फील्ड कैपेसिटी इज कॉल्ड सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी, ठीक है, सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी। आप तो ये पढ़े होंगे ना, ये देखिए मैं आपको बताने की कोशिश करता हूँ थोड़ा, यहाँ पर इसको क्या बोलते हैं, हाइड्रोस्कोपिक वाटर, ठीक है। इसको यहाँ पर आपका एक लाइन और होता है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, अवेलेबल मॉइस्चर कंटेंट, ठीक है। ये आपका क्या है, वेल्टिंग पॉइंट है, अभी आपका क्या है, फील्ड कैपेसिटी, ठीक है, ये क्या आपका फील्ड कैपेसिटी है। और यहाँ से यहाँ जो ये वाला पोर्शन है, अपर वाला पोर्शन है, इसको क्या बोलते हैं, अवेलेबल मॉइस्चर, ठीक है। तो इसको क्या बोलते हैं हम लोग, सॉइल मॉइस्चर डिफिशिएंसी बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि इन अ कंक्रीट मिक्स डिजाइन आईएस मेथड फॉर a 20 mm नॉमिनल मैक्सिमम साइज ऑफ एग्रीगेट, उसका द मैक्सिमम वाटर कंटेंट बताइए। अगर कोई 40 mm का एग्रीगेट है तो उसमें मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा, इसके लिए आप लोग टेबल पढ़ेंगे, ये तो आप, ये ऐसा क्वेश्चन आप लोग से गलती भी नहीं होना चाहिए, ठीक है। यहाँ एग्रीगेट,
इसीलिए बोलते हैं ना कि जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस कीजिएगा ना क्वेश्चन का, जितना नंबर ऑफ प्रैक्टिस कीजिए क्वेश्चन का सिर्फ, देखिए ये चैनल ओनली फॉर खाली आपका एमसीक्यू करवाएगा, खाली एमसीक्यू। और कभी ऐसा जरूरत रहे कि नहीं थ्योरी भी करवाना है तो मैं थ्योरी भी करवा सकता हूँ, कोई ऐसा इशू नहीं है, ठीक है। तो मेनली तो है हम लोग ऑब्जेक्टिव पे पूरा काम कर रहे हैं, क्योंकि एट द एंड हमको ऑब्जेक्टिव से ही हमको फाइट करना है, ठीक है। एग्रीगेट हो गया, यहाँ पर हो गया क्या, वाटर कंटेंट। अगर देखिए अगर 10 mm का एग्रीगेट है, अगर यहाँ 20 mm का एग्रीगेट है, अगर यहाँ मेरा 40 mm का एग्रीगेट है बताइए 10 mm के एग्रीगेट में आपका मैक्सिमम वाटर कंटेंट कितना होगा। देखिए एग्रीगेट यहाँ पर छोटा है, ठीक है, एग्रीगेट यहाँ छोटा है, तो यहाँ पर सबसे ज़्यादा वाटर कंटेंट होगा, कितना होगा 204, ठीक है, 204 kg, याद कीजिएगा। 20 mm है तो 20 mm कितना होगा 186 kg। अरे यार ये देखिए 40 mm एग्रीगेट है, ठीक है, एग्रीगेट का साइज क्या है आपका 40 mm, तो यहाँ पर कितना होता है आपका 165 kg, ठीक है, 165 kg। ये आप टेबल याद रखिएगा, एक ना एक एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन देखने को मिल जाएगा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फ्लोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। बताइए, मैं आपका ये सब जितने भी अधिकतर क्वेश्चन है ना, सारा क्वेश्चन रिपीटेड क्वेश्चन है। कहाँ से आपको जितना भी मास्टर सीरीज किए है ना, वहाँ से आपको कोई ना कोई क्वेश्चन आपको मैच कर जाएगा। देखिए टेक्निकल है, कहीं ना कहीं आपको मैच करना ही करना है, ऐसा नहीं है। इसमें देखिए क्या पूछ दिया है, स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के बारे में पूछ रहा है, और वहाँ आप लोग मास्टर सीरीज हम लोग क्या पढ़ते हैं, स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, ठीक है। तो बताइए कि इसका एग्जाम्पल क्या होगा, इनमें से क्या 2 hinge आर्क हो गया, कैंटिलीवर बीम होगा, फिक्स बीम होगा, या फिर कंटिन्यूअस बीम होगा। इसके लिए डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए और आपका इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए, इसके लिए मैं आपको एक ट्रिक दूंगा, ठीक है, एक ट्रिक बताएंगे और आपको दोनों का याद हो जाएगा, ठीक है। जब हम एक याद कर लेंगे, एक ट्रिक से एक मतलब मान के चलिए कि हम लोग स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का हम लोग ट्रिक से याद कर लिए, जब हम इसको याद कर लेंगे तो ऑब्वियसली कि जब एग्जाम में आएगा तो उसका जो नहीं इसका नहीं रहेगा तो हम लोग समझ जाएंगे ना इसके बारे में। तो ट्रिक से ट्रिक लगाएंगे, इस ट्रिक में नहीं फिट बैठ रहा है, मतलब ये आपका स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर का होगा, ठीक है। देखिए इसका ट्रिक क्या है, मैं आपको ट्रिक थोड़ा सा बताने का कोशिश करता हूँ। स्टैटिकली डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, ठीक है। तो हम लोग याद करते हैं, हमको जो ट्रिक हम लोग बनाया है वो क्या बनाया है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर के लिए। स्टैटिकली इनडिटर्मिनेट इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इसका ट्रिक है IPFC2, ठीक है। आपको कैसे याद हो गया, इसी तरह आप लोग भी याद होगा, कन्फर्म याद होगा। थोड़ा सा एकदम लगन से पढ़िए, मन से पढ़िए, तन से पढ़िए, जरूर आपका एग्जाम क्लियर होगा, ठीक है। देखिए आई क्या हो गया आपका, P क्या हो गया, F क्या हो गया, C क्या हो गया, 2 क्या हो गया, बताइए आई क्या होगा। देखिए आई से क्या हो गया, आई से हो गया इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर। अब पी से मेरा क्या हो गया, प्रोप कैंटिलीवर बीम, ठीक है, जो क्या आता है किसमें, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर में। एफ से हो गया फिक्स बीम, ठीक है, एफ से हो गया फिक्स बीम। और सी से क्या हो गया आपका, कंटिन्यूअस बीम। और 2 से क्या हो गया, 2 हिंज आर्क, ठीक है, 2 हिंज आर्क। तो देखिए इसमें से कौन नहीं आ रहा है, देखिए आपका प्रोप कैंटिलीवर बीम, यहाँ पर कैंटिलीवर बीम है, ठीक है, फिक्स बीम है, कंटिन्यूअस बीम भी है, 2 हिंज आर्क है, मतलब ये नहीं होगा। ये कैंटिलीवर बीम बोला है, यहाँ पर क्या है आपका प्रोप कैंटिलीवर है। देखिए डिफरेंस, अगर ना कि प्रोप कैंटिलीवर देख के कैंटिलीवर मार दीजिएगा, गलत हो जाएगा, ठीक है। इसलिए याद रखिएगा कि डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर कौन सा है,
डिटर्मिनेट पूछा है ना, डिटर्मिनेट मेरा क्या है, कैंटिलीवर बीम। कैंटिलीवर बीम मेरा डिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है, लेकिन प्रोब कैंटिलीवर जो बीम है जो आपका क्या है, इनडिटर्मिनेट स्ट्रक्चर है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चलिए, अगर ट्रिक अच्छा लगा होगा, तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें जरूर, क्योंकि ऐसा ट्रिक बनाने में बहुत मेहनत लगता है। ठीक है, ये किसी का कॉपी नहीं है कि मतलब यूट्यूब से ये को इधर उधर करके, ऐसा कुछ नहीं है, ये खुद का मैनमेड है। ठीक है, तो चैनल को अगर वीडियो अच्छा लगे तो वीडियो को लाइक कर दें एंड शेयर कर दें, सब्सक्राइब कर दें। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, नेक्स्ट क्वेश्चन की व्हाट इज द स्टैंडर्ड साइज ऑफ ए ब्लास्ट फॉर वुडन स्लीपर। बताइए वुडन स्लीपर के लिए, वुडन स्लीपर जो स्लीपर है इसमें कौन सा इसका स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लास्ट इसमें कौन सा यूज होता है, बताइए उसका क्या होता है। इसके लिए भी एक टेबल है, टेबल आपको याद होगा तो सही है, ना तो फिर हम तो बता भी करेंगे। पहले जान जाइए, पहले इसका आंसर बता देता हूँ कि वुडन स्लीपर के लिए आपको जो मैक्सिमम स्टैंडर्ड साइज ऑफ ब्लास्ट जो होता है आपका 50 mm होता है। ठीक है, क्या होता है 50 mm। इसका आंसर सी होगा। ठीक है, मैं इसके लिए आपको एक टेबल बनाता हूँ। देखिए यहाँ पर हो गया स्लीपर, यहाँ हो गया ब्लास्ट, साइज ऑफ ब्लास्ट। ठीक है, चलिए हम लोग बात करते हैं। पहला हम लोग किसका बात करते हैं, पहला हम लोग वुडन स्लीपर का, वुडन स्लीपर, या फिर इसको हम लोग और क्या बोल सकते हैं, कास्ट आयरन स्लीपर। ठीक है, ये मेरा फर्स्ट हो गया। दूसरा हम लोग बात करते हैं CST9 स्लीपर, या फिर इसी में होता है आपका स्टील स्लीपर। ठीक है, एक और आपका होता है क्या, पॉइंट एंड क्रॉसिंग। बताइए, ये आपका तीन नहीं, आपका वुडन स्लीपर अलग है, आपका CS कास्ट आयरन स्लीपर अलग है, CST9 स्लीपर अलग है, स्टील स्लीपर अलग है, मतलब सब अलग अलग है। लेकिन आपका जो साइज ऑफ ब्लास्ट है आपको याद रखना पड़ेगा कि देखिए वुडन स्लीपर और कास्ट आयरन स्लीपर के लिए आपका जो मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट होता है आपका 50 mm होता है। ठीक है, CST9 स्लीपर के लिए आपका कितना होता है, 40 mm होता है। ठीक है, अब पॉइंट एंड क्रॉसिंग के लिए आपका 25 mm होता है। ठीक है, तो याद रखें, टेबल है, थोड़ा अच्छा टेबल है, किसी न किसी एग्जाम में आपको एक ना एक क्वेश्चन इस टेबल से आपको देखने को मिल जाएगा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए वुडन स्लीपर में कितना है, मैक्सिमम साइज ऑफ ब्लास्ट 50 mm होता है, 50 mm इज द राइट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, द पाइल्स आर यूज टू ट्रांसफर द लोड थ्रू वाटर और सॉफ्ट सॉइल टू बी ए सुटेबल बियरिंग स्ट्रटा इज नोन एज। बताइए क्या कर रहा है, एगो पाइल है। ठीक है, एगो कोई पाइल होगा जिसपे लोड अप्लाई हो रहा है, लोड ट्रांसफर कर रहा है। ठीक है, पाइल क्या करता है, मेनली हमको लोड ट्रांसफर करता है। तो लोड ट्रांसफर थ्रू ए वाटर के थ्रू हो रहा है या फिर सॉफ्ट सॉइल के थ्रू हो रहा है, टू ए सुटेबल बियरिंग स्ट्रटा इज नोन एज फ्रिक्शन पाइल, इंड बियरिंग पाइल, कंपैक्शन पाइल, या फिर एंकर पाइल। बताइए इसका आंसर क्या होगा। देख लीजिए, कभी भी बोलेगा ना कि आपका सॉफ्ट सॉइल रहेगा या फिर आपको सुटेबल बियरिंग स्ट्रटा बोलेगा, तो ऑलवेज उसको क्या मारिएगा, आपका इंड बियरिंग पाइल। देखिए इंड बियरिंग पाइल क्या होता है, इंड बियरिंग पाइल आपको वैसे पाइल होता है जो आपका इंड में, ठीक है, इंड में आपका बियरिंग आपका सुटेबल फॉर, मतलब इसका जो इंड में होता है इसका स्ट्राटा हार्ड स्ट्राटा होता है। ठीक है, अगर मान के चलिए कोई पाइल है लूज सॉइल में जा रहा है तो इसका इंड में जो होता है हार्ड स्ट्राटा मिलने के बाद, जहां पर हार्ड स्ट्राटा मिल जाता है उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, इंड बियरिंग पाइल बोलते हैं। ठीक है, एंकर पाइल आपका होता है, एक कंपैक्शन पाइल हो गया, फ्रिक्शन पाइल हो गया। देखिए एंकर पाइल क्या होता है, एंकर पाइल एक ऐसा पाइल होता है, देखिए एंकर पाइल एक ऐसा पाइल होता है, आपका ऐसा पाइल होता है जिसका यूज हम लोग करते हैं क्या, हॉरिजॉन्टल पुल करने के लिए। ठीक है, किसी को हॉरिजॉन्टल में हमको
पुश करना है, मतलब पुल करना है, तो हम लोग वहीं पे क्या करते हैं, एंकर पाइल का यूज करते हैं। इट इज यूज फॉर हॉरिजॉन्टल पुल, ठीक है। एक कंपैक्शन पाइल है, देखिए कंपैक्शन पाइल क्या होता है, कंपैक्शन पाइल का मेनली यूज हम लोग करते हैं जहाँ पर लूज सॉइल है, ठीक है, ग्रेनुलर सॉइल है, कोहेजन लेस सॉइल है, जहाँ का सॉइल जो पूरा लूज है, ठीक है, वहाँ पर हम लोग कौन सा पाइल का यूज करते हैं, आपका कंपैक्शन पाइल का, ठीक है। इट इज यूज फॉर लूज सॉइल, ग्रेनुलर सॉइल, लूज सॉइल या ग्रेनुलर सॉइल हम लोग लूज सॉइल में और ग्रेनुलर सॉइल में हम लोग कंपैक्शन पाइल का यूज करते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, आइडेंटिफाई द फॉल्स स्टेटमेंट एसोसिएटेड विथ ए स्केचिंग ऑफ फ्लोनेट, ठीक है। फ्लोनेट का प्रॉपर्टी हम लोग पता होगा ना, फ्लोनेट का प्रॉपर्टी क्या क्या होता है, उसी के बारे में पूछ रहा है, बताइए। द अपीयरेंस ऑफ द एंटायर फ्लो नेट शुड बी वॉच्ड एंड नोट दैट ए पार्ट ऑफ इट, आपका क्या बोल रहा है, फॉल्स बोल रहा है ना। द अपीयरेंस ऑफ द एंटायर फ्लो नेट, मतलब पूरे फ्लो नेट का हम लोग वॉच करते हैं, देखते हैं, ठीक है, देख पाते हैं। एंड नोट दैट ऑफ ए पार्ट ऑफ इट, ठीक है, ये ऑप्शन सही बता रहा है। दूसरा इसमें क्या है कि द कर्व शुड बी रफली इलिप्टिकल एंड पैराबोलिक शेप, ये तो आप लोग जानते हैं, इसका प्रॉपर्टीज है। और ट्रांजिशन कर्व शुड बी स्मूथ, क्या ये सही है, ये भी आपका सही है। द फ्लो लाइन एंड इंक्यूबेशन लाइन शुड बी हेक्सागोनल, ये गलत होता है, हेक्सागोनल नहीं होता, क्या होता है आपका, ऑर्थोगोनल होता है, ऑर्थोगोनल होता है, ठीक है। जो कि ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर, फॉल्स बोला है ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए लार्ज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए, पेन थोड़ा चेंज कर लेते हैं यार, मैच कर जा रहा है। फॉर ए लार्ज सिविल इंजीनियरिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए ब्रिज, द client seeks a contract with her provided cost control will allowing for a adjustment due to a potential design modification during the project. Which type of contract is most appropriate for this situation, बताइए। अगर मान के चलिए कोई ब्रिज है, ठीक है, ब्रिज के बारे में बोल रहा है, कोई लार्ज प्रोजेक्ट है, अगर उसका हम लोग उसके कोस्ट को थोड़ा सा कंट्रोल कर रहा है, तो हम लोग क्या कर सकते हैं, उसको हम लोग क्या, मतलब कोस्ट को हम लोग कम कर रहे हैं, तो वो कौन से एस्टिमेट के अंदर आता है, ठीक है, ये पूछ रहा है इसमें। देख रहे हैं यार क्या कर रहा है, देखिए। टू प्रोवाइड अ कोस्ट कंट्रोल विल अलाउइंग द एडजस्टमेंट ड्यू टू ए पोटेंशियल डिजाइन मॉडिफिकेशन, ब्रिज का डिजाइन मॉडिफिकेशन को थोड़ा सा हमको कंट्रोल करना है, तो वहाँ पर उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस कॉन्ट्रैक्ट को हम लोग क्या बोलते हैं, कोस्ट रिमबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट, ठीक है, कोस्ट रिमबर्सेबल कॉन्ट्रैक्ट बोलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, आईएस कोड बताइए, ऐसा क्वेश्चन तो गलती नहीं होना चाहिए। आईएस 800 के अकॉर्डिंग डिजाइन ऑफ पर्लिन, बताइए परमिसिबल डिफ्लेक्शन कितना होता है, जी, परमिसिबल डिफ्लेक्शन पढ़े होंगे हम लोग पर्लिंग में, कितना होता है, आसमान बाई 200, ठीक है, ये डायरेक्ट आपको याद रखना पड़ेगा, आसमान बाई 200 इज द राइट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, इन डिजाइनिंग ऑफ बीम, अगर हम लोग बीम को डिजाइन कर रहे हैं तो उसको सेल्फ वेट ऑफ ए बीम इज कैलकुलेटेड, बताइए। अगर बीम को हम लोग डिजाइन कर रहे हैं तो बीम का सेल्फ वेट हम लोग कैसे कैलकुलेट करेंगे, उसका इम्पोज लोड पे, उसको इम्पोज लोड कितना आ रहा है इनटू उसका आसमान कितना है डिवाइडेड बाई 300, ये वैल्यू आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, ठीक है। क्या हो गया, इम्पोज लोड इनटू इफेक्टिव आसमान डिवाइडेड बाई 300, ओके। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। इन अ वेट सॉइल मास एयर ऑक्युपाइज 1/6 of its volume and water occupy 1/3 of its volume.
द वॉइड रेशियो ऑफ द सॉइल, बताइए, ये तो आपको निकालना है, ये तो गलती नहीं हो सकता है, आप लोग पढ़े भी हैं। बताइए इसका क्या होगा। देखिए हम लोग चलिए बनाते हैं इसको। हमको क्या निकालना है, वॉइड रेशियो निकालना है। वॉइड रेशियो इक्वल टू क्या होता है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। ठीक है, ये तो आप लोग का याद होगा, इसमें तो गलती तो होने के चांस नहीं है। अब देखिए क्या यहाँ क्या दिया हुआ है गिवन में, एयर ऑक्यूपाई दिया हुआ है, एक एयर मतलब वॉल्यूम ऑफ एयर दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है, 1/6 दिया हुआ है। नेक्स्ट क्या दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर, वॉल्यूम ऑफ वाटर कितना दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है, 1/3 दिया हुआ है। ठीक है, ऑफ टोटल वॉल्यूम, ठीक है, ऑफ टोटल वॉल्यूम। ठीक है, तो चलिए हम लोग देखते हैं कि हम लोग क्या जानते हैं, वॉल्यूम ऑफ एयर इक्वल टू, वॉल्यूम ऑफ एयर क्या होता है, वॉल्यूम नहीं, वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या होता है, बताइए तो, वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या होता है। हाँ, वॉल्यूम ऑफ वर्ड क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वर्ड आपका होता है वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर। ठीक है, तो ये दोनों को हम लोग जोड़ेंगे। ठीक है, ये दोनों को जोड़ेंगे, कितना आएगा बताइए, 1/6 भी प्लस 1/3 भी, कितना आएगा जी, कितना आएगा, V/2 आएगा। एलसीएम लेके काट दिया, 3 दिन छुआएगा ना, तो आपका वॉल्यूम ऑफ वॉइड आ गया। ठीक है, अब हम लोग जानते हैं कि आपका वॉल्यूम ऑफ जो सॉलिड होता है कितना होता है, टोटल वॉल्यूम में से अगर हमको वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है तो टोटल वॉल्यूम में से अगर हम वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा दिए तो मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। अरे मेरा टोटल वॉल्यूम है, ठीक है, मान के चलिए मेरा टोटल वॉल्यूम जो दिया हुआ है, अगर टोटल वॉल्यूम में से मेरा सॉरी जितना वॉल्यूम ऑफ सॉलिड है, ठीक है, टोटल, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड में से अगर हम टोटल वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा देंगे, टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड हम लोग घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। तो वही तो हम यहाँ लिखे हैं कि वॉल्यूम ऑफ सॉलिड मतलब टोटल वॉल्यूम में से, टोटल वॉल्यूम में से वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा देंगे तो मेरा क्या बचेगा, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड बचेगा। ठीक है, ये हो गया। आइए हम लोग देखते हैं, देखिए तो हमको निकालना क्या है, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड इक्वल टू टोटल वॉल्यूम दिया हुआ है, मैंने सबको वॉल्यूम वर्ड कितना आ गया बताइए, 1 या फिर इसको लिख दिया V/6 प्लस V/3 हो गया। ये इसको माइनस कीजिए कितना आएगा, VS इक्वल टू कितना आएगा, V/2 आएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा तो कितना है, V/2 आएगा ना, V/2, तो V/2 आपका हो गया VS इक्वल टू, यहाँ पर निकल गया V आपका भी वॉल्यूम ऑफ वॉइड, तो आप फॉर्मूला लगा दीजिए, क्या है, इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइड बाई वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ वॉइड कितना है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आपका कितना है, V/2, अब वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कितना आया, V/2, दोनों कट जाएगा तो 1 आएगा, कट गया ना जी, तो 1 आ गया ना, तो 1 इसका आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। कुछ थोड़ी था, वॉल्यूम ऑफ वॉइड आप लोग जान रहे हैं, पोरोसिटी जान रहे हैं, सॉरी वॉइड से जान रहे हैं क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू वॉल्यूम ऑफ सॉलिड, वॉल्यूम ऑफ वॉइड डिवाइडेड बाय वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। वॉल्यूम ऑफ एयर दे दिया है, वॉल्यूम ऑफ वाटर दे दिया है। आप लोग जानते हैं कि वॉल्यूम ऑफ वॉइड इक्वल टू क्या होता है, वॉल्यूम ऑफ एयर प्लस वॉल्यूम ऑफ वाटर, यहाँ सब निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ वॉइड। फिर जब हमको निकालना है क्या, वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकालना है, तो वॉल्यूम ऑफ सॉलिड कैसे निकलेगा, टोटल वॉल्यूम में से अगर वॉल्यूम ऑफ वॉइड घटा देंगे तब मेरा निकल जाएगा वॉल्यूम ऑफ सॉलिड। तब वॉल्यूम यहाँ से वॉल्यूम ऑफ सॉलिड निकल गया, फिर फॉर्मूला बैठा दिए। ठीक है देखिए नेक्स्ट क्या है कि द यूनिट फॉर एस्टिमेशन ऑफ क्वांटिटी फॉर वन ऑफ द वर्क इज डिफरेंट फ्रॉम द अदर। बताइए इनमें से कौन अलग है, ये तो यहीं से दिख रहा है, इसका कितना होता है आपका यूनिट, मीटर स्क्वायर होता है, ये तीनों कितना होता है, मीटर क्यूब होता है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए फैक्टर फॉर कैलकुलेटिंग डिप्रेसिएशन। देखिए डिप्रेसिएशन क्या होता है, आप लोग इसको, ये आपका एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का डिप्रेसिएशन होता क्या है, एस्टिमेटिंग कॉस्टिंग का क्वेश्चन है। देखिए डिप्रेसिएशन क्या होता है, जब भी कोई एसेट है या कोई बिल्डिंग है, लगातार उसका वैल्यू रिड्यूस करता जाता है, ठीक है, उसका वैल्यू का लगातार घटते जाता है,
उसे हम लोग क्या बोलते हैं, डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, तो देखिए क्या बोल रहा है, इसका नोट ए फैक्टर, इसका कौन फैक्टर नहीं है। द असेट्स कॉस्ट और एक्विटेशन वैल्यू, द डेट ऑफ असेट वाज पैलेस इन सर्विस, द डेट ऑफ असेट वाज पैलेस इन सर्विस, ये आपका सही लग रहा है हमको। द वैल्यू ऑफ असेट, डिप्रिसिएशन, द वैल्यू ऑफ असेट। अच्छा ठीक, नेक्स्ट देखते हैं क्या है। द असेट सेल्वेज वैल्यू, नहीं ये भी नहीं है, ये भी इसका है फैक्टर, ये भी फैक्टर है, ये दोनों में हमको लग रहा है कि द एसेट कॉस्ट, द एसेट्स कॉस्ट और इक्विटेशन वैल्यू, ये भी सही है। तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। क्या कि इसमें नोट पूछ रहा है ना, देखिए नोट फैक्टर कौन सा फैक्टर नहीं है डिप्रिसिएशन का, तो ये 3 आपका इसका फैक्टर है, लेकिन फोर्थ आपका जो है द वैल्यू ऑफ असेट, ये नहीं है भाई, ये नहीं है, सॉरी सॉरी, ये इसका है द एसेट सैल्वेज वैल्यू, ये तो है, लेकिन ये नहीं है द वैल्यू ऑफ असेट, ये इसका वैल्यू मतलब ये इसका डिप्रिसिएशन का फैक्टर नहीं है। ओके, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन को हम लोग मूव करते हैं। देखिए क्या है, इफ द हार्ड स्ट्राटा, अभी पीछे डिस्कस किया हुआ ऐसा क्वेश्चन में, ठीक है। इफ द हार्ड रॉक स्ट्राटा इज वेरी ग्रेटर डेप्थ देन द फिशिएबल इकोनॉमिकल पाइल इज ए टाइप ऑफ, बताइए। हार्ड स्ट्राटा इज वेरी ग्रेटर डेप्थ, इसे हम लोग क्या बोलते हैं बताइए। अभी मैं पीछे में आपको ऐसा बताया था, तो पीछे जो बताया तो उसका आंसर नहीं होगा। ठीक है, ये नहीं कि मार दिए तो वहां पर इंड बेयरिंग पायल, तो इंड बेयरिंग पायल हम लोग मार देंगे, नहीं। इफ द हार्ड स्ट्राटा इज वेरी ग्रेटर डेप्थ, हार्ड स्ट्राटा, ठीक है, हार्ड स्ट्राटा कहाँ मिल रहा है हमको, बहुत नीचे जाने के बाद हमको हार्ड स्ट्राटा मिल रहा है। देन द फिशिएबल इकोनॉमिकल पाइल, उसको हम लोग इकोनॉमिकल पाइल भी होता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। क्या बोलते हैं उसको हम लोग, फ्रिक्शन पाइल बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। अब बिटर पाइल्स हम लोग बताइए क्या होता है, ये जानते हैं कि इसका यूज हम लोग इंक्लाइंड करते हैं, इसका यूज हम लोग क्या पढ़ते हैं, इंक्लाइंड, अगर किसी चीज़ को हमको पायल का जहाँ पर इंक्लाइंड का जरूरत पड़ता है, ठीक है, मतलब ये इंक्लाइंड वर्क करता है, ये जान लीजिए कि इट इज यूज फॉर इंक्लाइंड स्ट्रक्चर। कोई इंक्लाइंड स्ट्रक्चर है तो वहाँ पर हमको इंक्लाइंड पायल का जरूरत पड़ेगा, तो हम लोग कौन सा पायल देंगे आपका, बेटर पायल देंगे। ठीक है, इन बेरिंग पायल तो वो बता दिए। अंडर एंड पायल तो आपको बहुत बार मैं बताया हूँ कि अंडर एंड पायल क्या होता है। देखिए अंडर एंड पायल कैसे आप लोग क्या समझते हैं, अगर जब भी कोई सॉइल, ठीक है, अगर जब भी कोई सॉइल मतलब लूज सॉइल, कौन सॉइल, लूज सॉइल, अगर रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल, अगर मान के चलिए कोई आपका एरिया है, हमको वहाँ पाइलिंग करना है, अगर वहाँ पर किसी तरह भी कोई बताया कि हमको वहाँ पर अंडर एंड पाइल करना है, तो अंडर एंड पाइल कब होगा, जब वहाँ अगर सॉइल अगर तुरंत अगर गिराया गया हो, या फिर वहाँ का सॉइल जो आपका क्या लूज सॉइल होगा, तब हम लोग वहाँ पर क्या करेंगे, अंडर एंड पाइल देंगे। और पाइल में क्या आपका बल्ब लगा रहता है, ठीक है, आप लोग पाइल बल्ब के बारे में आप लोग जानते हैं। तो वहाँ पर क्या होगा कि सेटलमेंट ऑफ पाइल, या फिर समझिए कि सेटलमेंट ऑफ सॉइल इज मोर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल। सेटलमेंट ऑफ मतलब सेटलमेंट ऑफ सॉइल, मतलब सॉइल का सेटलमेंट ज़्यादा होता है, ग्रेटर देन सेटलमेंट ऑफ पाइल। ठीक है, क्योंकि वहाँ का सॉइल मेरा लूज है। ठीक है, यहाँ पर मेनली जो इसका किस टाइप का सॉइल यहाँ पर होता है, आपका लूज सॉइल और रिसेंटली डिपोजिटेड सॉइल, ठीक है। इंड बेयरिंग पाइल आपको पीछे में बता दिया था। देखिए द GIS एबव मैप कैन बी, बताइए, इनमें से तीनों है, डिस्प्ले भी है, एडिटेड है, डिस्प्लेड भी है, व्यू इन गूगल वेब पोर्टल, BCD, ये इसमें तो कहाँ, ये तो गैप है शायद, ये मिस थोड़ा इसमें लगता है थोड़ा सा एरर है, क्योंकि इसमें सारा में दे दिया हुआ है, या फिर BCD ये भी हो सकता है। यही आंसर है, बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द डायरेक्ट रन ऑफ इज अ मेड अप ऑफ, बताइए डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है। देखिए डायरेक्ट रन ऑफ क्या होता है कि जैसे देखिए
पानी पड़ा, ठीक है। पानी पड़ने के बाद जो पानी ग्राउंड से सीपेज करने के बाद, मतलब ग्राउंड में इन्फिल्ट्रेट होने के बाद जो पानी बच जा रहा है वो डायरेक्ट कहाँ जा रहा है, स्ट्रीम में जाकर मिल जा रहा है। वो जो जा रहा है ना पानी, उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, डायरेक्ट रनअप बोलते हैं, ठीक है। देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, सरफेस रनअप, ठीक है। प्रॉम्प्ट इंटरफ्लो, ये भी सही है। एंड चैनल प्रेसिपिटेशन, ये भी सही है। मतलब ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखते हैं नेक्स्ट क्या है। ये में सरफेस रनअप, इन्फिल्ट्रेशन एंड इवेपोरेशन, इवेपोरेशन तो नहीं होगा। रेनफॉल एंड इवेपोरेशन, ये भी नहीं होगा। इन्फिल्ट्रेशन, ये भी नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि बीच ऑफ द फ्लोइंग टेस्ट इज परफॉर्म्ड इन द लेबोरेटरी टू डिटरमाइन द एक्सटेंट ऑफ वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट फॉर ए रोड वर्क। बताइए रोड वर्क के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट हम लोग डिटरमाइन करते हैं फॉर द वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट के लिए। बताइए वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट के लिए हम लोग कौन सा टेस्ट यूज करते हैं, जो कि लेबोरेटरी टेस्ट है। ऐसा क्वेश्चन तो आप लोग से गलती नहीं होना चाहिए, क्योंकि आप लोग बहुत बार ऐसा क्वेश्चन पढ़े होंगे। क्या होगा आपका, सॉर्डनेस टेस्ट। सॉर्डनेस टेस्ट क्या होगा, वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। क्रशिंग टेस्ट क्या होता है, इम्पैक्ट टेस्ट क्या होता है, एब्रेशन टेस्ट क्या होता है, बताइए क्या होता है जी। क्रशिंग टेस्ट हम लोग क्या करते हैं, कंप्रेसिव स्ट्रेंथ फाइंड करते हैं। कंप्रेसिव स्ट्रेंथ, इम्पैक्ट में टफनेस, अब्रेशन टेस्ट में आपका हार्डनेस, ठीक है। और सॉफ्टनेस में आपका क्या होगा, वेदरिंग ऑफ एग्रीगेट, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर M45 कंक्रीट IS 1343 इन प्री स्ट्रेस कंक्रीट स्ट्रक्चर विच इज द करेक्ट वैल्यू फॉर ऑटोजीनियस श्रिंकेज। बताइए ऑटोजीनियस श्रिंकेज M45 का कितना होता है, बताइए। इसके लिए आपको टेबल याद करना पड़ेगा, बिना टेबल को आपको ये बनेगा नहीं। देखिए मैं टेबल आपको बना देता हूँ। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट का, ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट, ठीक है। ग्रेड ऑफ कॉन्क्रीट है M30, M35, M45, M60, M50, ठीक है। इसका हम लोग जानते हैं कि ऑटोजीनियस श्रिंकेज का वैल्यू क्या क्या होता है सबका। ऑटोजीनियस श्रिंकेज, ठीक है। इसका वैल्यू क्या क्या होता है हम लोग सब जानते हैं, ठीक है। देखिए M30 का वैल्यू कितना होता है आपका, 35 होता है, ठीक है, याद रखिएगा। M35 का कितना होता है, 45 होता है। आपका M45 का कितना होता है, 65 होता है। आपका M65 का कितना होता है, 75 होता है, ठीक है। और आपका M50 का जो है आपका कितना होता है, 95 होता है। याद रखिएगा। तो हमको क्या पूछा है, M45 कितना होता है, 65। ऑप्शन नंबर बी इज दी करेक्ट आंसर, ठीक है। ये टेबल थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है, टेबल याद रखिएगा। देखिए ये सारे जितने भी सारे क्वेश्चन है ना, सारे एग्जाम में आए हुए हैं, ठीक है। तो आपसे मेरा बोलने का मतलब यही है कि आप लोग ये सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन आपको एग्जाम में अगर मिल जाएगा ना, तो अगर नहीं पढ़े रहेंगे तो भूलना तय है, या फिर आप इसको गलत करके आइएगा। यही दो में से एक काम होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या हम लोग देखते हैं। इन स्टील प्लेट 30 mm वाइड दिया हुआ है, 10 mm थिकनेस दिया हुआ है, रिवेट ऑफ नॉमिनल डायमीटर 16 mm दिया हुआ है, ठीक है। इस ड्राइवन द नेट सेक्शनल एरिया, बताइए क्या होता है इसका फॉर्मूला जी। नेट सेक्शनल एरिया का निकालने का फॉर्मूला क्या होता है, आप लोग जानते हैं, B माइनस ND इंटू टी, ठीक है। सीधे फॉर्मूला लगाइए। B कितना दिया है, विड्थ 300 माइनस N कितना है, N आपका हो जाएगा 1 इंटू डी डायमीटर कितना दिया हुआ, डायमीटर 16 mm। देखिए 16 mm दिया हो तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, अगर डायमीटर इफ डायमीटर ग्रेटर देन 25 mm, तो हम लोग कितना
नॉमिनल डायमीटर कितना हम लोग प्रोवाइड करते हैं, तो इसमें कितना जोड़ते हैं हम लोग 2.5 जोड़ते हैं, ठीक है, 2 जोड़ते हैं, कितना जोड़ते हैं 2 जोड़ते हैं, 1 मिनट, कितना जोड़ते हैं नंबर ऑफ इफ डायमीटर इज ग्रेटर दैन 25, अगर 25 mm से ज़्यादा है, ठीक है, तो हम लोग क्या करते हैं डायमीटर ऑफ होल जो होगा, होल जो होगा इसमें D+2 हम लोग जोड़ते हैं, ठीक है, डायमीटर प्लस जितना डायमीटर दिया हुआ है प्लस में 2 जोड़ते हैं। लेकिन इफ डायमीटर इज लेस देन 25 mm, अगर डायमीटर आपका 25 mm से कम है तो इसमें हम लोग क्या करेंगे, डाया ऑफ होल जो होगा आपका कितना होगा, डाया प्लस 1.5 mm, ठीक है, तो 1.5 यहाँ पर जोड़ेंगे, कितना हो जाएगा, 16 दिया हुआ है, 17.5 आ जाएगा ना, 17.5, ठीक है, इंटू थिकनेस कितना दिया हुआ है 10 mm। इसको सॉल्व कर लीजिए, कुछ थोड़ी करना है, 300 में से 17.5 माइनस कीजिए और उसको 10 से मल्टीप्लाई कीजिए, ठीक है, कितना आंसर आएगा इसका 2825, ठीक है, 2825 इसका करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, क्या है, बीच ऑफ द फ्लोइंग द मेटामॉर्फिक रॉक हैज द मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स, बताइए इनमें से कौन सा रॉक्स है, मेटामॉर्फिक रॉक्स है जो कि मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंस कैरेक्टरिस्टिक्स उसमें ज़्यादा होता है, बताइए, मार्बल होगा, क्वार्टिजाइट होगा, सिलेट होगा या फिर लाइमस्टोन होगा। आपका ये जो आपका है क्वार्टिजाइट, ये आपका मोस्ट वेदरिंग रेसिस्टेंट प्रॉपर्टी इसमें सबसे ज़्यादा होता है, ठीक है, कौन सा क्वार्टिजाइट, याद रखिएगा, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, देखिए क्या है, for a rough pipe having a turbulent flow, the friction factor in a function of, बताइए F इक्वल टू क्या था 64/RE होता है ना, the friction factor is a function of density, यही तो होगा जी, relative surface roughness of pipe, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। ये सब तीनों से तो कोई मतलब ही नहीं है, यहाँ तो तीनों का जिक्र थोड़ी है, सारा अलग दिया हुआ है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द थिन लेयर ऑफ सैप बिटवीन सैपवुड एंड इनर बार्क, ऐसा क्वेश्चन, ये तो क्वेश्चन आप लोग मानिएगा तो 50 से 60 बार पढ़ लिए होंगे, ऐसा क्वेश्चन, ये मतलब ये क्वेश्चन स्पेशली बताइए इससे क्या होता है, सैपवुड एंड इनर बार्क, उसको हम लोग कौन सा लेयर बोलते हैं, मेडलरी लेयर बोलते हैं, सैप बोलते हैं, या फिर कैम्बियम लेयर बोलते हैं, या फिर पीत बोलते हैं, ये पीत बोलते हैं, बताइए क्या होगा, पीत इज द करेक्ट आंसर, सॉरी कैम्बियम इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, व्हाट इज द एक्चुअल साइज ऑफ स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज ऑफ ब्रिक, बताइए, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, और मैक्सिमम एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिलेगा, ठीक है, बहुत सारे एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको देखने को मिला होगा। स्टैंडर्ड मॉड्यूलर साइज क्या होता है, 19 × 9 × 9, ये क्वेश्चन बोले ना कि आप लोग शुरुआत में ही पढ़े होंगे, बहुत बार पढ़े होंगे ऐसा क्वेश्चन को, इसलिए ऐसा क्वेश्चन गलती होने के चांसेस नहीं है, गलती भी नहीं कीजिएगा, ठीक है। अरे ये क्या दिया हुआ ये, अरे यार 20 × 10 क्या है आपका नॉमिनल साइज ऑफ ब्रिक, क्या है ब्रीथ मोटार, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, पास्कल लॉ स्टेट दैट, पास्कल आप लोग फ्लूइड में पढ़ेंगे, क्या करें, पास्कल लॉ जब भी अप्लाई होता है तो इक्वली चारों साइड में लगता है, ठीक है, चारों साइड में, देखिए लोग सीधे, द प्रेशर इंटेंसिटी एट एनी पॉइंट इन लिक्विड एट रेस्ट इन सेम इन ऑल डायरेक्शन, ये भी क्वेश्चन बहुत बार रिपीटेड है। देखिए नेक्स्ट क्या है, विल सबमिटिंग ए टेंडर द कॉन्ट्रैक्टर इज रिक्वायर्ड टू डिपॉजिट सम अमाउंट विथ ए डिपार्टमेंट एज ए गारंटी ऑफ अ टेंडर
गारंटी ऑफ ए टेंडर इज नोन एज, बताइए। अगर मेरा टेंडर मेरा सबमिट हो गया, ठीक है, क्या बोल रहा है, सबमिटिंग ए टेंडर, टेंडर को सबमिट करने का टाइम कुछ अमाउंट को डिपॉजिट किया जाता है, ठीक है, डिपार्टमेंट में, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बैंक गारंटी नहीं होगा, ईएमडी, इसका मतलब क्या हुआ, अर्नेस्ट मनी, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, ठीक है, ये आपका हो गया सिक्योरिटी डिपॉजिट, सिक्योरिटी डिपॉजिट, ये आपका फिक्स डिपॉजिट है जिसको कोई लेना देना नहीं, सीधे अलग दिया हुआ है, फिक्स डिपॉजिट। बताइए क्या इसमें होगा, जब हमको टेंडर एक्सेप्ट होता है, ठीक है, अगर मान के चलिए हम लोग टेंडर के लिए अप्लाई किए थे और टेंडर हमको एक्सेप्ट हो गया, तो उसको हम लोग क्या बोलते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं सिक्योरिटी डिपॉजिट, जो कि ये 10% होता है, ठीक है। और एक होता है आपका अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि हम लोग टेंडर जिसमें हम लोग सबमिट करते हैं, ठीक है, टेंडर को सबमिट करते हैं, क्या बोल रहा है, टेंडर सबमिटेड द कॉन्ट्रैक्टर थ्रू ए डिपॉजिट सम अमाउंट, जिस टाइम हम लोग टेंडर को सबमिट करते हैं और उसमें हम लोग कुछ अमाउंट उसमें डिपार्टमेंट में जमा किया जाता है, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, अर्नेस्ट मनी डिपॉजिट, जो कि ये 2% होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। बताइए बेसिक कोड प्रोविजन वाटर सप्लाई ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए, बताइए कौन सा कोड होगा इसका, बताइए, बहुत इजी क्वेश्चन है। ड्रिंकिंग वाटर सैनिटेशन के लिए कौन सा कोड हम लोग यूज करते हैं, 1172, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉर ए कंटिन्यूअस बीम द नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन फॉर ए शेयर फोर्स वुड बी, अगर मान के चलिए कोई कंटिन्यूअस बीम है, उसमें आपको पूछेगा नंबर ऑफ इन्फ्लुएंस लाइन, तो ऑलवेज क्या इन्फिनेटिव होगा, ठीक है, इन्फिनेटिव होगा, ठीक है। बताइए इसका क्या होगा, बहुत इजी क्वेश्चन है, बोथ इन फिक्स, बोथ इन हिंज, वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री, वन इन फिक्स एंड अदर इन हिंज, बोथ इन फिक्स, बताइए क्या होगा इसका टेबल, बोथ इन हिंज, मतलब अगर मेरा यहाँ देखिए कोई इस टाइप में है, यहाँ भी हिंज है, यहाँ भी हिंज है, तो इस किस टाइप से ये बकल करेगा, इस टाइप से करेगा, ठीक है। तो अगर वो इसका लेंथ एल है तो ये एल रहेगा, मतलब इसका वन का वन दो गो में ये होगा, ये दोनों होने के चांसेस नहीं है। वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री, इस टाइप से है, ये पूरा मतलब इस टाइप से फैलेगा, इसके कितना 12 हो जाएगा, वन इन फिक्स एंड अदर इन फ्री 12, मतलब बी का 4, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। देखिए क्या है, व्हेन ए मैटर रेजिस्ट अप्लाई ए शेयर स्ट्रेस बाय ए स्टैटिक डिफॉर्मेशन, व्हेन ए मैटर रेजिस्ट अप्लाइड shear stress by a static deformation it is solid, resist applies shear stress by a static deformation किसमें होगा, लिक्विड में नहीं, गैस में नहीं, फ्लूइड में नहीं, सॉलिड में होता है, ठीक है, सॉलिड को ही बोल रहा है ये, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द एजम्पशन ऑफ यूलर कॉलम थ्योरी, बताइए इसका एजम्पशन आप लोग को याद होगा ना, कॉलम थ्योरी यूलर का एजम्पशन क्या होता है, द कॉलम मटेरियल इज ओबे हुक्स लॉ, सही है। द फेलियर ऑफ कॉलम अकर्स ड्यू टू द बकलिंग, सही बात है। द लेंथ ऑफ कॉलम इज वेरी लेंथ ऑफ कॉलम वेरी लार्ज एज कंपेयर टू द क्रॉस सेक्शनल डायमेंशन, ये भी सही है, ऑप्शन नंबर तीनों सही है, ठीक है। देखिए नेक्स्ट क्या है, द रेशियो ऑफ लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट, लिक्विड लिमिट माइनस नेचुरल वाटर कंटेंट डिवाइडेड बाय प्लास्टिसिटी इंडेक्स, इसको क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स, क्या बोलते हैं, कंसिस्टेंसी इंडेक्स। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं, द ओवरऑल एफिशिएंसी, बताइए इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, मतलब मैं जो क्वेश्चन को स्टार मार्क कर रहा हूँ, ये क्वेश्चन आप
2 से 4 बार और देख लीजिएगा, क्योंकि ऐसा क्वेश्चन बहुत बार आया हुआ है और थोड़ा सा अच्छा क्वेश्चन है। ठीक है, ये सब तो आप लोग बताइए दीजिएगा कि द ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है, बताइए टरबाइन का ओवरऑल एफिशिएंसी क्या होता है। आपका हाइड्रोलिक एफिशिएंसी इनटू मैकेनिकल एफिशिएंसी इज कॉल्ड ओवरऑल एफिशिएंसी। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, ये द रेशियो ऑफ स्लोप एट फ्री एंड इन ए कैंटिलीवर बीम हैविंग ए यूनिफॉर्म लोड इंटेंसिटी एंड वेरिंग लोड इंटेंसिटी, द मैक्सिमम एट फिक्स एंड। फिक्स एंड पे पूछ रहा है, मैक्सिमम एट फिक्स एंड। द रेशियो ऑफ किसका स्लोप है, स्लोप दिया हुआ है। ठीक है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या होता है। अगर मैं कैंटिलीवर बीम है और क्या बोल रहा है वो यूडियल लोड है, यूडियल लोड एक में दिया हुआ है, एक में दूसरा में क्या है वेरिंग लोड है। हम लोग जानते हैं रेशियो क्या होगा इसका। अगर मेरा यूडियल लोड है तो क्या होगा, WL/Q डिवाइडेड बाई 6 EI। एक और क्या होता है आपका WL/Q फॉर वेरिंग लोड के लिए WL/Q डिवाइडेड बाई 24 EI। WL/Q से WL/Q कट गया, EI से EI कट गया, 6 से 6 चक 24, 4 खाली 4 है ऑप्शन में जी। ऑप्शन नंबर 4 इज द करेक्ट आंसर। कुछ थोड़ी करना था, समझ रहे हैं ना। देखिए नेक्स्ट क्या है, इन सिंपली सपोर्टेड बीम ऑफ स्पान L टू ए सेंट्रिक पॉइंट लोड। ठीक है, लोड दिया हुआ है, द मैक्सिमम डिफ्लेक्शन इज 24 mm, डिफ्लेक्शन में दिया हुआ है। द स्लोप एट द सपोर्ट, मतलब सपोर्ट पर स्लोप पूछ रहा है कितना होता है बताइए। अगर सिंपली सपोर्टेड बीम है और कॉन्सेंट्रेटेड लोड है, उसका स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, WL/Q डिवाइडेड बाई 48 EI। स्लोप इक्वल टू कितना होता है, WL/Q डिवाइडेड बाई 48 EI। ठीक है, अब हम लोग जान रहे हैं कि देखिए यहाँ पर आपका स्लोप का वैल्यू दे दिया है, कितना है 24 है, कितना है 24 दे दिया है। WL/Q डिवाइडेड बाई 48। अच्छा, ये फॉर्मूला आपका होता है डिफ्लेक्शन का यार, ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है। सॉरी, ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है, आपको स्लोप निकालना है ना। इसका 16 हो जाएगा ना, WL² डिवाइडेड बाई 16 EI। ये इसका फॉर्मूला है आपका डिफ्लेक्शन मतलब स्लोप का। ठीक है, ये टोटल किसका था, ये जो आपका था ये आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला है। ठीक है, इसमें क्या इसमें दिया हुआ क्या आपका स्लोप दे दिया, स्लोप कितना है 24 दिया हुआ है, WL² डिवाइडेड बाई 16 EI। ठीक है, तो आपको एल के टर्म में निकालना है। ठीक है, एल के टर्म में निकालना है तो कैसे निकलेगा, कुछ करना थोड़ी है। जहाँ पे आपका, अच्छा यहाँ बनाता हूँ मैं, देखिए क्या किया, थीटा इजकल टू, देखिए इसमें क्या किया गया है ना, इसमें किया गया है कि आपका जो स्लो डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है। ठीक है, तो हम लोग देखिए इसको थोड़ा सा मैं आपको फ्रेश से बताने का कोशिश कर रहा हूँ। एक मिनट, देखिए यहाँ पर डिफ्लेक्शन कितना दिया हुआ है 24। ठीक है, डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला क्या होता है, WL/Q डिवाइडेड बाई 48 EI। ठीक है, आपका डिफ्लेक्शन का फॉर्मूला होता है, यहाँ से निकल जाएगा आपको WL/Q इक्वल टू क्या होता है, WL/Q बराबर क्या हो जाएगा 48 ऊपर चल जाएगा, 24 ऊपर चल जाएगा, नीचे क्या आएगा 48 EI। ठीक है, अब ये जो मेरा आया WL/Q का वैल्यू आया WL² ना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ये हो गया। अब हम लोग क्या करेंगे, ये वैल्यू को है ना WL/Q का जब वैल्यू आया है इसको हम लोग पुट करेंगे स्लोप के फॉर्मूला में। ठीक है, तो अगर हम लोग यहाँ पुट करते हैं, यहाँ पुट करेंगे क्या, WL जो मेरा WL² दिया हुआ है। ठीक है, कितना पुट करेंगे हम लोग 24, 24 गुना 48 EI डिवाइडेड बाई कितना हो जाएगा 16 EI। ठीक है, जो कि आपका ये हो जाएगा कितना WL²। ठीक है, समझ में आ रहा है,
यहाँ से कट गया एल से, तीन एल था तो एल कट गया तो बचा 2L, डब्लू डब्लू एल स्क्वायर। ठीक है, यहाँ से हम लोग सॉल्व करेंगे तो कितना हो जाएगा, 16 48, 24 72, 72 डिवाइडेड बाई एल, 72 डिवाइडेड बाई एल। ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। समझ में आया? देखिए इसमें कुछ नहीं किया गया था, किया गया था कि एक आपका सिंपली सपोर्टेड बीम है। ठीक है, क्या बोल रहा है कि सिंपली सपोर्टेड बीम है जिसका एल, इसका सिंपली सपोर्टेड बीम एल, स्पान एल है, सब्जेक्टेड टू ए सेंट्रिक कंसंट्रेटेड लोड। ठीक है, एक लोड दिया हुआ है एंड उसका जो सेंटर में जो डिफ्लेक्शन होगा, डिफ्लेक्शन का वैल्यू दिया हुआ है, उस पर स्लोप पूछ रहा है। ठीक है, एक ही बीम है। ठीक है, तो समझ गए। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, डिस्ट्रीब्यूटिंग द कॉस्ट ऑफ फिजिकल गुड्स ओवर ए टाइम इज कॉल्ड, बताइए। ओवर ए टाइम इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं उसको, डिप्रिसिएशन। ये थोड़ा सा मतलब दूसरे डिफिनेशन में पूछा है, क्या बोलते हैं उसको, डिफिनेशन आपको डिप्रिसिएशन बोलते हैं। ठीक है, इन ए हेलिकल कंपैरिजन स्प्रिंग, in a helical compression spring, if the wire diameter is double, while keeping all the other dimension and material property constant, how does the spring stiffness changes, बताइए। स्ट्रिंग स्टिफनेस चेंज का मतलब फॉर्मूला लगाइए। फॉर्मूला इसका क्या है जी, K इक्वल टू जी डी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 8 डी के पावर 3 इंटू एन। इसमें ये क्या आपका डाया, ये आपका डी जो आपका है, आपका मेन कहा गया वायर डाया दिया हुआ है। अब ये जो आपका डाया है, इसको क्या बोलते हैं हम लोग, इसको हम लोग बोलते हैं मीन क्वाइल डाया। ठीक है, तो हम लोग यहाँ क्या बोल रहा है कि, यह बोल रहा है कि इन ए हेलिकल कंप्रेशन स्प्रिंग इफ वायर डाया इज डबल, मतलब इसको डबल कर रहा है। ठीक है, K इक्वल टू जी 2 डी के पावर 4 डिवाइडेड बाई 16 डी के पावर 3n। इसको डी के पावर 2 के पावर 4 कितना होगा, 16, कितना होगा, K इक्वल टू जी 16 होगा जी, यहाँ पे 16 जी ए क्यू 16, देखिए तो 16 कहीं हो रहा है, देखिए K इज इंक्रीज बाई 16। ठीक है, 16 कैसे इंक्रीज कर रहा है, इसमें कुछ थोड़ी कर रहा है, फॉर्मूला बैठाइए और उसमें डबल करा, यहाँ डबल कर दीजिए, नीचे हमको चेंज थोड़ी करना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, इफ एल इज द लेंथ एंड बी इज द विड्थ, द ब्रिक एंड थिकनेस, सारा दिया हुआ, द मोटार, द रिलेशन बिटवीन द, बताइए इसका क्या होता है, रिलेशन पूछ रहा है। लेंथ इजकल टू क्या होता है, लेंथ इजकल टू 2b प्लस टी, थिकनेस, लेंथ इजकल टू। ठीक है, एल इज ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, फॉर ए पाइपिंग फेनोमेना टू अकर्स इन द सॉइल, द मोस्ट इंपॉर्टेंट कंडीशन टू बी सेटिस्फाइड इज दैट द, बताइए कौन सा कंडीशन इसमें सेटिस्फाइड करेगा, इन्हें अगर पाइपिंग का कंडीशन है तो इसमें से कौन, चार में से कौन सबसे ज़्यादा सेटिस्फाइड करेगा हमको। देखिए ये सब क्वेश्चन आपको थोड़ा सा ऑप्शन एलिमिनेशन भी आपको अप्लाई करना चाहिए। यहाँ तो पूछ रहा स्पेसिफिक ग्रेविटी जिसका यहाँ कोई जिक्र ही नहीं है, वॉइड रेशियो कोई जिक्र नहीं है, ये दो में से हो सकता है। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी या फिर सॉइल इज फाइन ग्रेन। अच्छा कहीं देखिए तो सॉइल के बारे में कहीं कुछ बोला गया कि फाइन ग्रेन के बारे में, ऐसे कुछ कहीं नहीं बोला गया था। हाइड्रोलिक ग्रेडियंट इज नियरली यूनिटी, डायरेक्ट ये मारना है, आपको आगे बढ़ जाना है। कुछ क्वेश्चन ऐसे जो होते हैं आपको ऑप्शन एलिमिनेशन से, अगर आपको नहीं भी आ रहा है तो ऑप्शन एलिमिनेशन से उसको बना सकते हैं। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्या है, द हाइट ऑफ कोलिमेशन इज जनरली यूज इन, बताइए द हाइट ऑफ कोलिमेशन इज जनरली यूज इन डिफरेंशियल लेवलिंग। क्या है, डिफरेंशियल लेवलिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन चलिए देखते क्या है। देखिए नेक्स्ट क्या है, when a brick is set a fine joint, it is usually to a fill in interior joint। ठीक है, when a brickwork is set with a fine joint, कोई brick work है जिसे हम लोग फाइन जॉइंट से ज्वाइंट कर रहे हैं, it is usually to fill the interior joint, जो अंदर का जो जॉइंट बच जाता है उसको फिल कर रहा है किसे, with a thin liquid मोटार से, with a thin liquid मोटार से
आपको फील कर रहा है, भर रहा है, तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, उस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं। ठीक है, क्या बोलते हैं, ग्राउटिंग बोलते हैं, याद रखिएगा। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए वर्टिकल कट इज टू बी मेड इन ए सेचुरेटेड एंड सबमर्ज के लिए बीते सी का वैल्यू दिया हुआ है मीटर स्क्वायर में, गामा सेट दिया हुआ है, गामा डब्ल्यू दिया हुआ है। बट इज द थियोरेटिकल डेप्थ टू विच द क्ले कैन बी एक्सिक्यूटेड विदाउट सॉइल कोलैप्स। थियोरेटिकल डेप्थ का फॉर्मूला क्या होता है जी, बताइए। एच इजकल टू मैक्सिमम हाइट ऑफ वर्टिकल कट क्या होता है, 4c डिवाइडेड बाई गामा रूट के ए। ऐसा 4 × c कितना दिया हुआ है, 15, गामा कितना दिया हुआ है 10, रूट के ए। अगर के ए का वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ है, कभी थीटा नहीं दिया हुआ है, के इजकल टू क्या होता है, एक्टिव अर्थ प्लस बताओ 1 माइनस साइन थीटा डिवाइडेड बाई 1 प्लस साइन थीटा। अगर इसका वैल्यू कुछ नहीं दिया हुआ तो इसका वैल्यू हम लोग क्या करेंगे, 1 कंसीडर करेंगे। ठीक है, तो क्या हो जाएगा इसका √1। इसको सॉल्व कीजिए, कितना होगा, अच्छा गामा सब, यहाँ पर गामा सब होगा। ठीक है, ये सब होता है गामा सब मर्ज, गामा सेचुरेटेड। ठीक है, तो देखिए यहाँ पर क्या होगा ना, ये नहीं होगा, गामा सब का जो वैल्यू आएगा, गामा सब इसमें से माइनस कर दीजिए। गामा सब कितना होगा जी, बताइए। गामा सेट का वैल्यू आपका दिया हुआ 18.5 माइनस 10 कितना आएगा, 8.5। तो यहाँ क्या होगा आपका 8.5 होगा। एक मिनट इरेज करके अच्छा से लिख देते हैं। क्या हो गया 8.5। इसको सॉल्व कीजिए, आंसर आ जाएगा। इसको सॉल्व कीजिएगा, कितना आंसर आएगा बताइए। इसका सॉल्व कीजिएगा, आपका आंसर आएगा 7 मीटर। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। In a IS 712, the lime is used for making a mortar lime concrete and plastering undercoat। बताइए, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ऐसा। इस टॉपिक से आपको क्लासिफिकेशन ऑफ लैम से आपको एक नए क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएगा। ठीक है, थोड़ा सा ये इंपॉर्टेंट है। कहाँ पर क्या, लैम कंक्रीट एंड प्लास्टर अंडर कोट। बताइए अंडर कोट हो रहा है इसमें, किस में पढ़े थे ये, फर्स्ट ए में, सी में क्या है, फैट लैम्प दिया हुआ है, डी में आपका क्या है, मैग्नीशियम या डोलोमाइट लैम्प, सी आपका क्या है, बी क्या है, सेमी हाइड्रोलिक लैम्प, एफ क्या है आपका सिलिशियस डोलोमाइट लैम्प। बताइए कौन इसमें से आपका आंसर सही लग रहा है। द लैम्प इज यूज फॉर मेकिंग ए मोटार, मिशनरी मोटार लाइक लाइम कंक्रीट एंड प्लास्टरिंग। लाइम कंक्रीट भी कर रहे हैं और प्लास्टरिंग भी कर रहे हैं। उसे हम लोग क्या बोलते हैं, आपको हम लोग क्या बोलते हैं उसको बताइए। उसको बोलते हैं सेमी हाइड्रोलिक लैम्प। सेमी हाइड्रोलिक लैम्प मतलब सी ऑप्शन होगा। ठीक है, क्या होगा आपका सेमी हाइड्रोलिक लैम्प। इसमें फिर मैं आपको बताने की कोशिश करता हूं। देखिए क्लास ए के लिए, क्लास ए में क्या होगा, क्या होगा इवेंटली हाइड्रेटेड हाइड्रोलिक लैम्प, हाइड्रोलिक लैम्प। इसका यूज हम लोग जनरली, कहाँ करते हैं जनरली, स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। ठीक है, याद रखिएगा, इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं क्लास ए मतलब इवेंटली हाइड्रोलिक लैम्प का। इसका यूज हम लोग जनरली करते हैं स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। कहाँ पे, स्ट्रक्चरल पर्पस के लिए। अब क्लास बी में आते हैं हम लोग। क्लास बी हम लोग किसको बोलते हैं, सेमी हाइड्रोलिक दिया हुआ ना, सेमी हाइड्रोलिक लैम्प। इसका यूज हम लोग मेनली कहाँ करते हैं, लाइम मोटर
लाइम मोटार एंड प्लास्टरिंग अंडरकोट। ठीक है, थोड़ा इमेज को इधर कर देता हूँ, समझ में आ रहा है। लाइम मोटार इन प्लास्टिक अंडरकोट, ये आपको क्लास बी हो गया, क्लास बी, क्लास ए। क्लास सी जो होता है, क्लास सी जो आपका फैट लैम्प होता है, फैट लैम्प को हम लोग और क्या लैम्प से जानते हैं, रिच लैम्प, रिच लैम्प, या फिर इसी को बोलते हैं वाइट लैम्प, या फिर इसी को बोलते हैं पुअर लैम्प। ठीक है, इसी को पुअर लैम्प भी बोलते हैं। इसका यूज हम लोग करते हैं फिनिशिंग कोट, इट इज यूज फॉर फिनिशिंग कोट विथ फिनिशिंग कोट। अरे यार, क्या है फिनिशिंग कोट, फिनिशिंग कोट इन प्लास्टरिंग एंड वाइट वॉशिंग, वाइट वॉशिंग। ठीक है, समझ में आ गया। एक और आपका इसका क्लास होता है आपका क्लास डी, जो क्लास डी भी होता है, इसको डोलोमाइट लैम्प भी बोलते हैं। ठीक है, समझ में आ गया। इसको थोड़ा इमेज को यहाँ पे कर देता हूँ। ठीक है, देखिए क्या है, Which factor is primarily govern the design of tension member in a tension structure is called, क्या बोलते हैं उसको, टेंसाइल स्ट्रेंथ। देखिए अच्छा क्वेश्चन, बताइए ये जो क्या बोल रहा है मार्किंग एक्स एक्स, इसको हम लोग कौन सा पोर्शन बोलते हैं, बताइए। ये जो यहाँ पोर्शन बना हुआ है, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। क्या उसको पेरेंट कैनाल बोलते हैं, सील्ट जेटरी बोलते हैं, ऑप्टिक कैनाल बोलते हैं, या फिर क्रॉस रेगुलेटर बोलते हैं। इसको हम लोग क्या बोलते हैं, इसको हम लोग बोलते हैं सील्ट जेटरी, सील्ट जेटी। ठीक है, याद रखिएगा क्या बोलते हैं, सील्ट जेटी। ये आपका मेन कैनाल हो गया, मेन कैनाल हो गया, ये आपका पेरेंट कैनाल हो गया, पेरेंट कैनाल हो गया। यहाँ पर आपका हेड रेगुलेटर हो गया आपका, इसको क्या बोलते हैं। ठीक है, याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं हम लोग। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, चूज द करेक्ट आंसर। बताइए, सॉइल फॉर्म बाय ट्रांसपोर्टेशन, बाय ट्रांसपोर्टेशन ऑफ वाटर, उसको क्या बोलते हैं, एलुवियल सॉइल बोलते हैं। जल्दी बताइए। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, उसे क्या बोलते हैं, टिल सॉइल बोलते हैं। या फिर सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, उसको लोएस्ट सॉइल बोलते हैं। या फिर सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सी वाटर, उसे क्या बोलते हैं, मेराइन सॉइल बोलते हैं। बताइए कौन सा आंसर होगा आपका। ये तो सही है कि सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय सी, अगर जो पानी सी के पानी जो सॉइल ट्रांसपोर्टेड होता है उसे मेराइन सॉइल बोलते हैं, ये आपका सही है। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ये वाटर, उसे एलुवियल सॉइल बोलते हैं, ये भी सही है। सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्लेशियर, उसे क्या बोलते हैं, टिल बोलते हैं। लेकिन सॉइल ट्रांसपोर्टेड बाय ग्रेविटी, इसको लोएस्ट नहीं बोलते हैं, इसको लोएस्ट नहीं बोलते हैं। जो ऑप्शन नंबर 3 इज दी, 3 तीसरा इसमें है, इसमें है, गलत हो गया। हमको 3 को सही चाहिए, पहला दूसरा चौथा इज द करेक्ट आंसर। ठीक है, चैनल को लाइक भी कर दे भाई, चैनल को लाइक कर दो, थोड़ा सब्सक्राइब कर दो, तब ना फिर हम लोग पर डे आपके लिए नया नया क्वेश्चन का सेट लाऊंगा। ठीक है, तो थोड़ा चैनल को लाइक भी कर दे, सब्सक्राइब कर दे। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, इरिगेशन कैन बी डिफाइंड एज द प्रोसेस ऑफ सप्लाई वाटर टू द लैंड बाय आर्टिफिशियल मीन्स फॉर ए कल्टिवेशन ऑफ क्रॉप इन कंट्री लाइक इंडिया। इरिगेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट मेनली ड्यू टू, इरिगेशन इज हाईली इंपॉर्टेंट मेनली ड्यू टू एडिक्वेट एंड नॉन यूनिफॉर्म रेनफॉल, नहीं होगा। एडिक्वेट एंड यूनिफॉर्म रेनफॉल, ये भी नहीं होगा। इनएडिक्वेट एंड मेनली, देख रहे हैं यहाँ क्या बोल रहा है, कंट्री लाइक इंडिया, इंडिया क्या होता है, इनएडिक्वेट पानी पड़ता है एंड नॉन यूनिफॉर्म पड़ता है, ये सही है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। ठीक है,
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, क्वीन क्लोजर। बताइए क्वीन क्लोजर क्या होता है? क्वीन क्लोजर क्या होता है जी? क्वीन, क्वीन मिस रानी, क्वीन मिस रानी, क्वीन क्लोजर क्या होता है? अच्छा, क्वीन क्लोजर का ब्रिक कैसा बनता है बताइए तो। क्वीन क्लोजर जो बोल रहा है ये किस टाइप का ब्रिक बनता है, मतलब कैसा इसको हम लोग इंडिकेट कर सकते हैं ब्रिक पे? देखिए मैं थोड़ा सा आपको बताने का, थोड़ा गला सर्दी हो गया है इसीलिए थोड़ा सा आवाज़ दूसरे टाइप से लगता होगा, बट कोई दिक्कत नहीं। जब मन में जब ठान लिए हैं कि हमको करना है तो करना है, ठीक है, चाहे कुछ भी हो, कैसा भी परिस्थिति हो, आपको करना है, ठीक है। तो इसी जोश और जुनून के साथ आप लोग लगे रहें, एक ना एक दिन आपको सफलता आपके कदमों में चूमेगी, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। इस क्वेश्चन में क्या है, क्वीन क्लोजर। देखिए क्वीन क्लोजर क्या होता है ना, मान के चलिए कोई ब्रिक है, थोड़ा अच्छा से बनाते हैं। ठीक है, थोड़ा सा ये हो गया, टेढ़ा हो गया, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए कोई ब्रिक है ना, मान के चलिए कोई ब्रिक है, अगर हम लोग कोई मान के चलिए कि बड़ा ब्रिक है इस टाइप में, मतलब इतना है इस टाइप में है, अगर उस ब्रिक को हम लोग, अगर इतना बड़ा ब्रिक को अगर हम लोग सेंटर से काटेंगे, कहीं मतलब 19-20 नहीं करना है, अगर इस ब्रिक को हम लोग यहाँ से काटेंगे इक्वल, यहाँ से इक्वल, यहाँ से इक्वल, मतलब ये पूरा इक्वल जाएगा, फिर यहाँ से जो घूमेगा ये पूरा इक्वल यहाँ से यहाँ इसको काटेगा, फिर इसको यहाँ से यहाँ इक्वल पूरा काटेगा, फिर यहाँ से यहाँ आपको इक्वल काटेगा, मतलब इसको बराबर भाग में जो बांटेगा ना, एक क्वीन, क्वीन मिस रानी, रानी मतलब ये देखिए लड़की, मतलब तरीका बता रहे हैं, लड़की हमेशा दो टाइप, मतलब दो टाइप का होती है, ठीक है। मतलब इसको समझने का तरीका क्या है कि क्वीन मिस रानी, रानी मिस हाफ हाफ, ठीक है। हाफ हाफ इट मीन्स क्या, द ब्रिक हैविंग अ फुल लेंथ एंड विड्थ, फुल लेंथ एंड विड्थ बट हाफ द थिकनेस ऑफ, नहीं, द ए ब्रिक हैविंग अ फुल विड्थ एंड थिकनेस हाफ द लेंथ, लेंथ के लोग नहीं, ए ब्रिक हैविंग अ फुल हाफ लेंथ, ये भी नहीं होगा, तो ये आंसर होगा ना। देखिए क्या बोल रहा है, क्या बोल रहा है कि ए ब्रिक हैविंग अ फुल लेंथ, ब्रिक हैविंग अ फुल लेंथ एंड थिकनेस, लेंथ भी है और थिकनेस भी है, बट हाफ द विड्थ ऑफ ए फुल ब्रिक, विड्थ के अलॉन्ग हमको ब्रिक को क्या करेंगे, हाफ आधा काटेंगे ऑफ ए फुल ब्रिक, पूरे ब्रिक में, ठीक है। यहाँ से हाफ काटेंगे, फिर आपको ऐसे घूम जाएगा, फिर यहाँ हाफ काटेंगे, फिर यहाँ हाफ काटेंगे, मतलब एक तरह से अगर मान के चलिए ये कोई एक तरह से, कैसे बताएं आपको, कुछ ऐसा रहता है ना, मान के चलिए इतना मोटा कुछ है, ठीक है, इतना मोटा रुआ है, ठीक है, या फिर गद्दा है कुछ है, या फिर आपका पनीर है, पनीर को जब इतना मोटा आपका स्क्वायर शेप में है और उसको जब आप विड्थ के अलॉन्ग जब इक्वल भाग में बांटिएगा तो दो भाग में बढ़ जाएगा ना ऊपर नीचे, तो उसी को यहाँ बोल रहा है कि उसी को हम लोग क्या बोलते हैं, क्वीन क्लोजर बोलते हैं, ठीक है। समझ में आ गया? चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द सीजी ऑफ प्लेन लेमना विल नॉट बी नॉट एट इट ज्योमेट्रिकल सेंटर इन द केस ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, इक्विलेटरल ट्रायंगल, रेक्टेंगुलर ट्रायंगल, क्या सीजी ऑफ सेंटर लेमना कैसा बनता है, इक्विलेटरल ट्रायंगल बनता है, रेक्टेंगुलर सर्कुलर, लेकिन ये राइट एंगल नहीं बनता है, राइट एंगल आपका नहीं बनता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन के लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, द टोटल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार इन अ कॉलम नोट बी लेस देन, बताइए कितना होता है टोटल एरिया ऑफ लॉन्गिट्यूडिनल बार का, कितना होता है जी? 0.8%, कम नहीं होना चाहिए ना 0.8%, मिनिमम कितना होता है 0.4%, लेकिन इसका आंसर होगा सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। हाउ मच सेल बी डेवलपमेंट लेंथ ऑफ 25 mm डायमीटर डिफॉर्म बार एंड ग्रेड दिया 415 का, इन टेंशन में क्या निकालना है, गिवन द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस इन लिमिट स्टेट मेथड फॉर डिफॉर्म बार, जो इतना दिया हुआ है फॉर द सेल डेवलपमेंट लेंथ निकालना है। बताइए कैसे निकलेगा जी, फॉर्मूला क्या था डेवलपमेंट लेंथ का, डेवलपमेंट लेंथ का फॉर्मूला क्या होता है, फाई इजकल टू सिग्मा एस टी डिवाइडेड बाई 4 टाउ बी डी, ठीक है।
एल डी इजकल टू, तो ये सब डाया कितना दिया हुआ है, 25 दिया हुआ है। सिग्मा एस टी कितना दिया हुआ है, डिजाइन बोल रहा है, देखिए यहाँ क्या बोल रहा है, गिवन दैट द डिजाइन बॉन्ड स्ट्रेस, ठीक है, डिजाइन बोल रहा है तो इसमें क्या होगा, 0.85 से मल्टीप्लाई होगा 87 से, ठीक है, 0.87 हो जाएगा। पॉइंट सिग्मा एस टी कितना दिया हुआ है, 415 डिवाइडेड बाई 4, टाउ वीडियो कितना दिया हुआ है, 2.24। इसको सॉल्व कीजिएगा तो आपका आंसर आएगा 1007, जो कि ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। इन इफ एच इज द हेड द डिस्चार्ज थ्रू ए वी नोज, मतलब ट्रायंगुलर नोज कितना होता है, h/2। रेक्टेंगुलर कितना होता है, रेक्टेंगुलर नोज का शुरू में बताया था ऐसा क्वेश्चन, h की पावर 3/2, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्या है, एपेक्स लाइन ऑफ ए स्लोपिंग रूफ इज कॉल्ड, क्या बोलते हैं, राइज, क्या बोलते हैं जी, राइज या हिप बोलते हैं, क्या बोलते हैं, या फिर रिज बोलते हैं, या भर्ज बोलते हैं। राइज इसमें कंफ्यूजन है, इसीलिए इसको मारिए सीधे, राइज होगा इसका आंसर, ठीक है। एपेक्स लाइन ऑफ स्लोपिंग रूफ हो रहा है, उसे क्या बोलते हैं, राइज बोलते हैं। द एक्सपेक्टेड टाइम टी ई इज ऑब्टेन्ड बाई, क्या इसका फॉर्मूला होता है बताइए, टी नोट इज, टी इज क्या होता है, टी नोट प्लस 4 टी एम प्लस टी पी डिवाइडेड बाई 6, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। एक्सपेक्टेड टाइम पूछ रहा है, फॉर्मूला। द क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक बेस्ड ऑन देयर जियोलॉजिकल मेड ऑफ ए फॉर्मेशन इन अडॉप्ट इन विच ऑफ द कोड इज, बताइए। क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक, इसका कोड क्या होता है, क्लासिफिकेशन ऑफ नेचुरल रॉक का कोड क्या होता है, 415 456 456 2000 4432 या फिर 343। नेचुरल रॉक का पूछ रहा है, कितना होता है, 383 याद रखिएगा, ठीक है। क्या होता है, 383, समझ में आ रहा है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर करें। चैनल को पहले लाइक कर दें, आप लोग लाइक करें, बहुत जरूरी है। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग फैक्टर डज नॉट इन्फ्लुएंस द ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट, बताइए। इनमें से 4 फैक्टर दिया हुआ है, इनमें से कौन है जो कंक्रीट को ड्यूरेबिलिटी को उसका फैक्टर नहीं, मतलब कंक्रीट ड्यूरेबिलिटी का फैक्टर नहीं है। कंक्रीट में कवर नहीं देंगे, कवर टू रिवर ये भी है, वर्कमैनशिप ऑफ कंस्ट्रक्शन, ड्यूरेबिलिटी ऑफ कंक्रीट का भी सही है। शेप ऑफ मेंबर का भी सब जरूरी है, लेकिन देखिए क्या, एक्सपोजिंग ऑफ कंक्रीट टू द सन, ये इसका ऑप्शन नहीं है, ये इसका मतलब इसका फैक्टर नहीं है। तो ऑप्शन नंबर क्या पूछ रहा है, फैक्टर नॉट इन्फ्लुएंस, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं हम लोग। देखिए क्या नेक्स्ट क्वेश्चन, ए फ्लोर कंस्ट्रक्टेड विद 4 to 6 मीटर मार्बल चिप्स इज नोन एज टेरेजो फ्लोरिंग, क्या बोलते हैं, टेरेजो फ्लोरिंग ऐसा फ्लोरिंग होता है जिसमें हम लोग क्या करते हैं, चिप्स का यूज करते हैं, चिप्स समझे, चिप्स का 4 to 6 mm चिप्स का यूज करते हैं हम लोग, क्या बोलते हैं, टेरेजो फ्लोरिंग बोलते हैं, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग मूव करते हैं। क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट, बताइए कौन सा करेक्ट है। लोड फैक्टर, स्टेबिलिटी ऑफ लिमिट सर्विसेबिलिटी, बताइए। लोड फैक्टर लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इज 1.5 फ्रॉम फॉर डेड लोड एंड 1 इज अर्थक्वेक लोड, ऐसा है क्या। द लोड फैक्टर फॉर ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी 1.5 एंड डेड लोड इज 1, ठीक है। पढ़ते हैं नेक्स्ट। द लिमिट स्टेट ऑफ द लोड फैक्टर फॉर ए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी इज 1, बोथ डेड लोड एंड अर्थक्वेक लोड इज 1, यही ऑप्शन सही है। देखिए लिमिट स्टेट ऑफ सर्विसेबिलिटी में आपका डेड लोड और आपका अर्थक्वेक लोड दोनों का वैल्यू 1 होता है, ठीक है, याद रखिएगा, ये थोड़ा सा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर, ना कि 1.5 होता है, ये तो आपका फैक्टर ऑफ सेफ्टी के बारे में बता रहा है, ठीक है। थोड़ा चार्जिंग लगा देते हैं भाई।
देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू रिगार्डिंग मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन। ट्रू पूछ रहा है कि मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन के लिए कौन कौन सा सही है। दे आर द रिएक्शन टाइप, दे आर अ प्रेशर कंपाउंडेड टाइप, दे आर द वेलोसिटी कंपाउंडेड टाइप। क्या होगा इसमें से? मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन, मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन मतलब ये तीनों होता है, ठीक है, याद रखिएगा। मल्टी स्टेज स्टीम टर्बाइन उसमें क्या होता है, उसमें एक तरह से ये रिएक्शन टाइप का होता है। इसमें दे आर ऑफ प्रेशर कंपोनेंट टाइप का होता है, दे आर ऑफ वेलोसिटी कंपोनेंट टाइप का होता है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है कि द मार्जिन बिटवीन द मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल द मार्जिन बिटवीन द मैक्सिमम रिजर्वायर लेवल एंड द टॉप ऑफ द डैम इज कॉल्ड फ्री बोर्ड। ये तो आप लोग जानते ही हैं, ऐसा क्वेश्चन तो गलती करने का चांस नहीं, आप लोग से गलती नहीं कीजिएगा। इन ए रूफ ट्रस व्हाट इज द रिज लाइन, बताइए रूफ ट्रस में रिज लाइन क्या होता है? रूफ ट्रस में आपका रिज लाइन क्या होता है आपका? ए लाइन ड्रॉ बाय मीटिंग ऑल पॉइंट ऑफ द सेम पिच इन द ट्रस। A line draw by meeting all the point of equal slope in a truss. None of the above equation. A line draw by meeting all the apex point of roof truss. Accurate ये है। ऐसे ये भी सही है, लेकिन यहाँ एपेक्स पॉइंट के बारे में ये बोल रहा है ना, एपेक्स तो हम जान ही रहे हैं, इसको कनेक्ट करने के लिए बोल रहा है। ए लाइन इज ड्रॉ बाई मीटिंग ऑल पॉइंट इन ए एपेक्स पॉइंट ऑफ द रूफ ट्रस, ठीक है। रूफ ट्रस में जो एपेक्स जाकर ड्रॉ कर रहे हैं उसी को हम लोग क्या बोलते हैं? रूफ ट्रस बोलते हैं, ठीक है, रिज लाइन बोलते हैं। देखिए बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नोट ए टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, बताइए। देखिए प्रिज्मेटिक कंपास है, थियोडोलाइट है, डंपी लेवल है, इसका प्राइमरी एडजस्टमेंट और आपका क्या बोलते हैं, प्राइमरी हो गया, मतलब टेम्पोररी एडजस्टमेंट और परमानेंट एडजस्टमेंट। ये आप लोग जरूर से जरूर कंठस्थ कर लें, अगर नहीं तो एग्जाम में आपको ऐसा क्वेश्चन इस 3 टॉपिक से आपको एक ना एक क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिलेगा, ठीक है। इसके लिए मैं एक बहुत ही बेहतरीन ट्रिक बनाया हूँ तीनों से। आपका थियोडोलाइट हो गया, डंपी लेवल हो गया, ये आपका प्रिज्मेटिक डंपी लेवल हो गया, 2 थियोडोलाइट डंपी लेवल, हाँ 2 से मैं आपको ट्रिक के माध्यम से बताऊंगा, जो कि मैं बताया हूँ, नया थोड़ी है, बताया हूँ। जितना भी मेरा मास्टर सीरीज हुआ है, एसएससी में जितने मास्टर सीरीज करवाए हैं, वो सब मैं हम पूरा डिटेल के साथ में ट्रिक के माध्यम से बताया हूँ। कभी देखिए अब डीडीए का स्टार्ट हो गया ना, इसमें मैं एक शॉर्ट्स के संडे को एक शॉर्ट बताऊंगा 10 मिनट में, कौन कौन से इंपॉर्टेंट टॉपिक को मैं ट्रिक से बताने की कोशिश करूंगा। मैं बताया भी हूँ उस टाइप से, उससे क्या होगा कि आपको एग्जाम में डायरेक्ट आपको आंसर समझ में आ जाएगा, ठीक है, एकदम सही ना कि गलत, एकदम मस्त ट्रिक आपको मैं प्रोवाइड करने वाला हूं, ठीक है। तो चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड शेयर कर दें। देखिए नेक्स्ट क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग नोट ए टेम्पोररी एडजस्टमेंट ऑफ प्रिज्मेटिक कंपास, बताइए कौन सा इसमें से टेम्पोररी एडजस्टमेंट नहीं है? प्रिज्मेटिक कंपास है। सेंटरिंग होता है, एडजस्टमेंट ऑफ साइट बेंड ये नहीं होता है, लेबलिंग भी होता है, फोकसिंग भी होता है, लेकिन ये आपका नहीं होता है। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। क्या इसमें नोट पूछ रहा है ना? देखिए नेक्स्ट क्या है, आइडेंटिफाई द जनरल प्रिंसिपल टू बी यूज इन केस ऑफ ऑल डैम प्रूफ कोर्स, बताइए जनरल क्या है इसमें से? डैम प्रूफ कोर्स प्रोवाइडेड शुड बी कीप्ड एक्सपोज ऑन द वॉल सरफेस, ठीक है। डैम प्रूफ कोर्स मस्ट बी इंक्लाइंड, नहीं हो सकता है। एट द कॉर्नर द डैम प्रूफ कोर्स शुड बी डिसकंटिन्यूअस, ये भी नहीं है। डैम प्रूफ कोर्स में भी हॉरिजॉन्टल और वर्टिकल, करेक्ट एंड सबसे मोस्ट एक्यूरेट बोला जाए तो ऑप्शन नंबर डी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या देखिए, क्या बीच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ए मेथड ऑफ वैल्यूएशन, क्या लॉस बेस्ड मेथड? यही तो नहीं लग रहा यार, बाकी सब तो है ही, पहला ही ऑप्शन नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, बीच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट विद रिस्पेक्ट टू द प्रॉपर्टी ऑफ फ्लूइड, बताइए कौन सा सही है? द विस्कोसिटी ऑफ गैस डिक्रीज विथ इंक्रीज इन द टेम्परेचर, क्या सही लग रहा है ये आपको?
चलिए नेक्स्ट पढ़ते हैं। गैस पॉजेज नो डिफेक्टिव वॉल्यूम, गैस पॉजेज नो डिफेक्टिव वॉल्यूम एंड इन ए कंप्रेसिबल इन नेचर। क्या ये सही है? गैस कभी कंप्रेसिबल इन नेचर में होता है, लेकिन क्या गैस द गैस पॉजेज नो डिफिनिट वॉल्यूम, ये गलत है। ये ऑप्शन यहाँ तक सही है, लेकिन यहाँ तक कंप्रेसिबल होता है, लेकिन ये जो बोला ना, ये स्टेटमेंट यहाँ से यहाँ तक इसको गलत कर दे रहा है। गैस पॉजेज नो डिफिनिट वॉल्यूम, ये रॉन्ग है, मतलब बी गलत है, बी गलत इसमें है, बी बी इसमें गलत है, लेकिन ये नहीं होगा, यही होगा। एक मिनट। द गैस पॉजेज नो डिफिनिट वॉल्यूम, गैस पॉजेज नो डिफिनिट वॉल्यूम एंड कंप्रेसिबल इन नेचर, ये तो सही है भाई। सॉरी ये सही है आपका, ठीक है, ये आपका सही है। मतलब इसका ये तो कंप्रेसिबल होता है, कंप्रेसिबल इन नेचर में होता है, लेकिन ये गैस पॉजेज नो डिफिनिट वॉल्यूम, सही बात है, इसका वॉल्यूम अलग अलग होता है। इसको कोई शेप मतलब कंफर्म नहीं कि इसका शेप यही हो जाएगा। सो बड़ा गैस है, फिर हम लोग छोटा गैस में करेंगे तो उसका शेप चेंज हो जाएगा, वही बोल रहा है कि नो डिफिनिट वॉल्यूम, ये सही है। मतलब बी ऑप्शन आपका सही है, बी ऑप्शन आपका सही है, ऑप्शन नंबर फर्स्ट ही तो है, ठीक है, समझ गए ना। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। टू स्टॉप ए साइफोनिक एक्शन व्हेन द लेवल ऑफ वाटर हैज कम डाउन टू ऑलमोस्ट द क्रेस्ट लेवल ऑफ स्पिलवे, द एयर वेंट आर प्रोवाइडेड इन ए कवर। देखिए क्या बोल रहा है कि वाटर लेवल बढ़ रहा है, ठीक है। अगर कोई मतलब मान के चलिए कोई डैम है, ठीक है, मान के चलिए आपका कोई ये डैम है और यहाँ मेरा ये लगा हुआ है, गेट लगा हुआ है, लेवल यहाँ से बढ़ रहा है, ठीक है, पानी की लेवल बढ़ रहा है, पानी की लेवल बढ़ रहा है। इसके बाद यहाँ पर क्या होता है, तो हम लोग क्या बोलते हैं ना, क्या बोला कि टू स्टॉप द सिम्फोनिक एक्शन when the level of water has come down to almost the crest level, मतलब क्रेस्ट लेवल तक आ गया ऑलमोस्ट, और फिर स्पिलवे द एयर वेंट आर प्रोवाइडेड इन द कवर ऑफ, एयर वेंट हम लोग कहाँ प्रोवाइड करते हैं, सेलेक्टली ओवर द क्रेस्ट लेवल, जो क्रेस्ट लेवल होता है, इसका क्रेस्ट लेवल होता है, वहीं पर हम लोग प्रोवाइड करते हैं, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर, ए, ठीक है, ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। ए सर्कुलर शाफ्ट हैविंग ट्विस्टिंग मोमेंट result is maximum shear, a circular shaft subjected to twisting moment result in a maximum shear stress of 90 MPa, the maximum compressive stress in the material, बताइए मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस ऑफ द मटेरियल का वैल्यू क्या होता है। ट्राई कीजिए। देखिए रेडियस इज इक्वल टू सिग्मा 1 माइनस सिग्मा 2 डिवाइडेड बाई 2, तो टाउ माइनस टाउ डिवाइडेड बाई 2 इजकल टू कितना हो गया, यहाँ पर टाउ हो गया, मतलब मैक्सिमम कंप्रेसिव स्ट्रेस कितना हो जाएगा, 90 MPa, ठीक है, समझ में आ गया। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की हम लोग मूव करते हैं। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है। द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ 33 ग्रेड, बताइए ऐसा क्वेश्चन आप लोग कभी गलती नहीं कर सकते हैं, मैं आशा करता हूँ। कितना होगा, सीधे मारिए, 28 डे प्लस माइनस 4 आवर, ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। फॉर ए फिलेट वेल्ड साइज, बताइए इसका क्या होगा, कितना वैल्यू होता है, 0 पॉइंट कितना होता है जी, 0.65 ना, इंटू एस होता है ना, 0.65 इंटू एस, क्या के इजकल टू थ्रोट थिकनेस इजकल टू 0.65 इंटू एस, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर मूव करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका क्या है। व्हेन द वाटर कंटेंट इन अ सॉइल इज रिड्यूस बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट उसे हम लोग क्या बोलते हैं, बताइए। व्हेन ए वाटर कंटेंट ऑफ ए सॉइल बियॉन्ड इन श्रिंकेज लिमिट, उसे हम लोग क्या बोलते हैं, उसे क्या बोलते हैं, आपका लिक्विड लिमिट बोलते हैं, या फिर सॉलिड स्टेट बोलते हैं, या फिर लिक्विड स्टेट बोलते हैं, क्या बोलते हैं उसको सॉलिड स्टेट बोलते हैं। बियॉन्ड इट क्या बोल रहा है, बियॉन्ड इट श्रिंकेज लिमिट, ठीक है। उसके बाद क्या हो रहा है आपका, चेंज कर रहा है, जैसे ये तो अब देखिए बताते हैं आपको क्लियर, ये जानते हैं ना, एक यहाँ, ठीक है।
इसको क्या बोलते हैं, इसको बताइए, इसको क्या बोलते हैं? लिक्विड लिमिट, प्लास्टिक लिमिट, श्रिंकेज लिमिट। ठीक है, तो यहाँ क्या बोल रहा है, व्हेन द वाटर कंटेंट ऑफ द सॉइल रिड्यूस बियॉन्ड द श्रिंकेज लिमिट, श्रिंकेज लिमिट, इसके बाद क्या है आपका सॉलिड स्टेट में जाएगा, तो इसको क्या बोलते हैं, ये आपका सॉलिड स्टेट है, इसीलिए इसको बोलते हैं सॉलिड स्टेट। ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर। इसको याद करने का तरीका क्या है, ये जो वैल्यू है इसको याद कीजिए आपका ये से क्या बोलते हैं, किसे इसको याद कीजिएगा, अल्फ़ाबेट से, अल्फ़ाबेट से नहीं मतलब नंबर से। S19 में आता है, फिर SPP 16, फिर 12, मतलब WPL कैसे हो गया आपका नंबरिंग वाइज से। S19 में आता है, P16 में आता है, L12 में आता है। इधर से लिखना स्टार्ट कीजिए, आंसर आ जाएगा आपका, मतलब ये ग्राफ बन जाएगा, तो आप इजीली आंसर कर सकते हैं। द फ्रिक्शन फैक्टर इन द पाइप इन नियर क्रिटिकल फ्लो कंडीशन, बताइए इसका कितना वैल्यू होता है? ये तो आप लोग जानते ही होंगे, F इजकल टू क्या होता है, F इजकल टू 64/RE होता है। एक और फॉर्मूला होता है इसका, तो ये आपको हो गया लेमिनार के केस में, लेमिनार के केस में। अभी टर्बुलेंट में क्या होगा, टर्बुलेंट के केस में F इजकल टू क्या होता है, 0.316 डिवाइडेड बाई RE की पावर 1/4, 1/4 कितना होता है, 1/4। एक और फॉर्मूला आपका होता है प्रेशर ड्रॉप का, प्रेशर ड्रॉप इन लेमिनार, प्रेशर ड्रॉप इन फुल्ली लेमिनार। इसमें क्या होता है आपका फॉर्मूला, चेंज इन प्रेशर इजकल टू 32 μVL डिवाइडेड बाई D का स्क्वायर। क्या बोल रहा था, फ्रिक्शन फैक्टर पाइप इन नियरली द क्रिटिकल फ्लो कंडीशन इजकल टू 0.32। ठीक है, देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, फॉलोइंग द स्टेटमेंट, बताइए इनमें से कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल के लिए, ये ऐसा क्वेश्चन तो मैं बहुत बार कराया हुआ हूँ जितने भी मास्टर सीरीज में। बताइए कॉम्पैक्शन ऑफ सॉइल क्या है, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फेनोमेना, क्या ये टाइम डिपेंडेंट है? नहीं, ये गलत है, पहला गलत, ये गलत, ये गलत, ये गलत, दूसरा तीसरा सही। इट इज एलवे सैचुरेटेड डेंसिफिकेशन ऑफ सॉइल ड्यू टू एक्सप्रेशन ऑफ पोर वाटर फ्रॉम वॉइड्स, सही है ऑप्शन नंबर। समझ में आ गया, इट इज टाइम डिपेंडेंट, सही बात है, टाइम डिपेंडेंट तो होता है। सॉरी यार, जल्दी के चल में थोड़ा गड़बड़ा जा रहा है। क्या है, इट इज ए टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होना, इट इज टाइम डिपेंडेंट फॉर्मूला होता है। इट इज ऑलवेज ए अंडर सैचुरेटेड, क्या अंडर सैचुरेटेड होता है क्या कंपैक्शन ऑफ सॉइल? नहीं, ये नहीं होता है। तो दूसरा गलत है, मतलब दूसरा इसमें नहीं है, तो गलत हो जाएगा। पहला तीसरा इज करेक्ट आंसर, पहला तीसरा इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर हम लोग चलते हैं। देखिए ईओटी क्रेन मीन्स क्या होता है, बताइए इसका फॉर्मूला क्या था, मतलब ये है इसका फुल नेम क्या था, फुल फॉर्म क्या था ईओटी का, इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड ट्रेवलिंग, इलेक्ट्रॉनिक ओवरहेड ट्रेवलिंग। नेक्स्ट देखते हैं क्या है, ए फ्लो नेट हैविंग ए 5 दिया हुआ है एंड 20 इन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, 20 इन इक्विपोटेंशियल ड्रॉप, हाउ मच द इट सेफ फैक्टर कितना होता है, 5/20। कहाँ हो गया, 5/20 इज द करेक्ट आंसर। ए फ्लो नेट हैविंग ए, ये तो सेम क्वेश्चन है, सेम क्वेश्चन रिपीट हो गया। चलिए, तो आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है, कमेंट में लिखिए कि आज का क्लास आपको कैसा लगा, ठीक है। इसके बाद मैं मिलता हूँ आपको नेक्स्ट क्लास में। तो आज का वीडियो के लिए आप लोग से मैं रिक्वेस्ट करता हूँ कि आप लोग एग्जाम से पहले वैसे कैंडिडेट जो इस बार एग्जाम DDA JEE का एग्जाम देने वाले हैं, इस सेशन को देखना ना भूलें, क्योंकि बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन है, ठीक है। आपको फुल सिलेबस में इस तरह भी लगातार कंटिन्यू चलेगा, बैक टू बैक, जब तक एग्जाम ना हो जाए ना तब तक मैं कंटिन्यू आपको 100 क्वेश्चन, जितना भी क्वेश्चन हो सके, 1.5 घंटे 2 घंटे का मैं पर डे सेशन लाऊंगा। तो आप लोग देखना ना भूलें। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू ऑल। और चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर करना ना भूलें, ठीक है दोस्तों।